हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और हम आज देखेंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकली सेव करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को देते हैं हाइबरनेट को और वो हाइबरनेट हमारा सेव कर देता है रिकॉर्ड को डेटाबेस में। तो प्रैक्टिकल देखेंगे, एकदम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट देखेंगे और उस प्रोजेक्ट से पहले ढेर सारे मज़ेदार चीज़ें हम लोग जानेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, तब जाके हम लोग वो प्रैक्टिकल करते हैं और देखिए समझते हैं उसको। तो हमारा आज का गोल है, ठीक है, देखिए क्या है ये कि फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा होगा वो सेविंग रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस। ये जो हमारा हाइबरनेट का ये पहला प्रोजेक्ट है जिससे हम क्या करेंगे, डेटाबेस में रिकॉर्ड को सेव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया है i7 का हमारे पास प्रोसेसर है, NVMe SSD है और ग्राफिक्स कार्ड है, मदरबोर्ड है, रैम है। तो इन प्रोडक्ट्स को मुझे सेव करना है डेटाबेस में। सेव दिस प्रोडक्ट्स इनटू डेटाबेस टेबल के फॉर्म में, क्योंकि RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। अब वहाँ पे टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो वहाँ पर जो ये मान लेते हैं कि टेबल नाम का एक प्रोडक्ट है और ये उसके कॉलम्स हैं। PID जो प्राइमरी की होगा, P नेम जो प्रोडक्ट नेम होगा, P_ प्राइस जो प्राइस होगा, P क्वांटिटी QTY। तो ये कुछ टेबल्स होंगे और ये टेबल में हम जो कॉलम्स होंगे और ये कॉलम्स में हम डेटा सेव करेंगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाएंगे हाइबरनेट के थ्रू, ठीक है, और बिना क्वेरी लिखे। यही तो खासियत है इसकी, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं और कैसे चीज़ें काम करती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा, इस प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना होगा सॉरी, तो कि भाई यहाँ पर डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, वो डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं जो एक हाइबरनेट फ्रेमवर्क में काम करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम हाइबरनेट फ्रेमवर्क के साथ काम करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो उसके साथ काम करने के लिए हमारे पास बहुत बेसिक्स फंडामेंटल्स कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए जिसकी जिसके वजह से वो हाइबरनेट पूरा एक्टिवेट हो रहा होगा, काम कर रहा होगा और सब कुछ इंसर्ट कर रहा होगा डेटाबेस में रिकॉर्ड, राइट। तो उसको काम करने के लिए देखिए सबसे पहला आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। वो ऑब्जेक्ट्स मैंने बता दिए, वो तो अलग है ही कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स है हाइबरनेट को एक्टिवेट करने के लिए, काम करने के लिए, बट कुछ कंपोनेंट्स और हैं, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट्स के अलावा कुछ दूसरे चीज़ें हैं जिसको बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए हाइबरनेट में। जब आप हाइबरनेट के साथ कोई भी प्रोजेक्ट काम करेंगे तो भाई वहाँ पर ये ज़रूरी ही होगा, ये बेसिक्स कंपोनेंट्स। तो एक हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आई विल टेल यू, जस्ट वेट। दूसरा एंटिटी क्लास, ये भी बताऊंगा एंटिटी क्लास क्या होता है। तीसरा डाओ क्लास, ठीक है, डाओ क्लास होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन कि ये होता क्या है, और कॉन्फ़िगरेशन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मल तो जनरल मीनिंग में अगर हम बात करें, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कुछ सेटिंग्स जो हम अप्लाई करते हैं, कुछ सेटिंग्स जो हम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरा वाईफाई राउटर नहीं चल रहा है, नहीं काम कर रहा है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है इसको कॉन्फ़िगर करने में। तो उस राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जो उस राउटर के अंदर फर्मवेयर जो सॉफ्टवेयर था, जो चल रहा था वो सॉफ्टवेयर, उसमें इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, मेरा इंटरनेट का कनेक्शन का पासवर्ड, उसके बारे में डिटेल्स, है ना, जो भी मैंने कनेक्शन लिया जहाँ से भी, वो सब डालना पड़ेगा, वो सब देना पड़ेगा। तो वो पूरे प्रोसेस को, वो जो गिविंग का प्रोसेस है, इम्पॉर्टेंट डेटा जो हम डाल रहे हैं, जो दे रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो वो देने वाले प्रोसेस को, वो डेटा को देने वाले प्रोसेस को हम क्या कह रहे होंगे, कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इतना बात समझ में आया, कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं, आई होप समझ में आया होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मीन्स गिविंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू अंडरलाइंग कंटेनर और फ्रेमवर्क और सर्वर। आप किसी भी प्रोग्रामिंग में, कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो, उसके अंदर कोई कंटेनर है, कोई कंपोनेंट है, कोई फ्रेमवर्क है, कोई सर्वर है ना, तो वहाँ पर उस फ्रेमवर्क, सर्वर, कंटेनर में, समझ रहे हैं ना, उस कंपोनेंट को कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन देना ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। रियल
समझ में आया? तो हाइबरनेट के साथ काम करने के लिए आपको हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। हाइबरनेट आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मांगता है, जैसे JDBC ड्राइवर, डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड और बहुत कुछ। डेटाबेस से क्योंकि कनेक्ट करवाएंगे तो डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हाइबरनेट इंटरनली यूज करता है JDBC का। JDBC एक API है, ऐसा कह सकते हैं। JDBC एक टेक्नोलॉजी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जावा के एप्लीकेशन को कनेक्ट करवाने के लिए डेटाबेस के साथ, ठीक। तो हाइबरनेट इंटरनली किसको यूज करेगा? JDBC को। तो जो JDBC भी डिटेल्स मांगता है भाई, ऐसे ही नहीं कनेक्ट कर देगा वो। JDBC भी आपसे डिटेल्स मांगेगा, ठीक ना, कि आप जो डेटाबेस डालना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं अपने जावा एप्लीकेशन में, उसका डिटेल आप JDBC को देंगे। तो वो ठीक JDBC का बारे में जो डिटेल हम देंगे, JDBC का ड्राइवर होता है ना, वो सब हम यहाँ पास करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में। अगर मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँ आपको बताने का इस लाइन का मतलब, तो फॉर एग्जाम्पल कहने का ये मतलब हुआ कि देखिए हमारा ये मान के लेते हैं कि ये हमारा है जावा का एप्लीकेशन, दिस इज़ आवर जावा ऐप, ठीक है। अब ये अगर हमारा जावा ऐप है और ये हमारा डेटाबेस है, मैं बस ये रफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये क्योंकि हम आगे तो बात करेंगे ही, राइट। ये हमारा जावा, ये डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस। अब आपका गोल ये है कि किसी तरीके से आप इस डेटाबेस में कुछ काम कर सकें, राइट। तो मान लेते हैं कि MySQL डेटाबेस है। तो ये MySQL डेटा के पास काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऐप को कम्युनिकेट करवाना होगा, किसके साथ? इस MySQL डेटाबेस के साथ। तो कैसे करवाएंगे? डायरेक्ट कम्युनिकेशन इसके साथ ये अलाउड नहीं है, आप कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपको बीच में हेल्प लेना पड़ेगा JDBC का, ठीक है, JDBC का। किसका हेल्प लेना पड़ेगा? ये JDBC का। अब ये JDBC क्या होता है? तो JDBC का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है। JDBC का मतलब होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओके ना। तो ये JDBC का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। अब JDBC का आप हेल्प लेंगे और तब जाके ये कनेक्शन ऐसे, ये जो JDBC कनेक्शन है ये बना देगा। अब JDBC एक API है, एक टेक्नोलॉजी है, एक API है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर वेंडर्स ने बना के रखा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए जो हमारा MySQL कंपनी है, तो उन्होंने अपना बना दिया है कि MySQL, इसका नाम है MySQL JDBC ड्राइवर, एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है, JDBC ड्राइवर, जो हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल आपको कार चलाना है, तो क्या कार चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी? अब वो ड्राइवर कोई भी हो सकता है, चाहे आप हो या आप कोई ड्राइवर हायर कर लो, बट क्या आपको ड्राइविंग आनी चाहिए? तो क्या आप ड्राइवर हो गए ना, ड्राइवर कहला गए। तो ये MySQL JDBC ड्राइवर जो है, अब ड्राइवर को क्या क्या आना चाहिए, किसके बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए? तो एक कार ड्राइवर को एक्सेलरेटर के बारे में डिटेल्स पता होना चाहिए, एक कार ड्राइवर को ब्रेक के बारे में पता होना चाहिए, एक कार ड्राइवर को गियर्स का नॉलेज होना चाहिए, है ना। पावर कंट्रोल, जो आपका स्टीयरिंग कंट्रोल है उसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है MySQL JDBC, ये .jar फाइल में बनता है, ठीक है, ये आता है .jar फाइल के साथ। अब ये जो .jar है, ठीक है, ये क्या करता है, इसको हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हम एज ए डेवलपर, प्रोग्रामर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन होता है JDBC ड्राइवर क्लास होते हैं, क्लास के थ्रू हम JDBC को यूज कर पाते हैं ड्राइवर को। तो JDBC ड्राइवर क्लास हो गया, ठीक है, और ड्राइवर मैनेजर क्लास, मैं लिख देता हूँ, ड्राइवर को जो मैनेज करेगा मैनेजर क्लास जावा में। अब देखिए अगर आपको JDBC के बारे में नहीं पता तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप सीख जाएंगे हाइबरनेट में, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे सब बस समझिए, आप देखते रहिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपसे ये JDBC ड्राइवर और क्या एक्सपेक्ट करेगा? जैसे एक ड्राइवर से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? उस गाड़ी का फुल नॉलेज
कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे कब रोकना है, कैसे कैसे कौन सा बटन से क्या काम हो रहा है, डैशबोर्ड कैसे काम कर रहा है, उसमें कुछ एसी के बटन या फीचर्स हैं तो कैसे ऑन होंगे, ये सब पता चलना चाहिए आपको ड्राइवर के साथ, वो आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये JDBC ड्राइवर को JDBC जो टेक्नोलॉजी है, जो API है, इसके थ्रू इम्प्लीमेंट होगा, इस MySQL JDBC ड्राइवर के थ्रू। अब ये ड्राइवर हर कोई का अपना अपना अलग अलग होता है। मेरा ड्राइवर अलग होगा, आपका ड्राइवर अलग, आप जो राहुल का ड्राइवर होगा अलग, वो राज का ड्राइवर होगा अलग, कोई भी अलग अलग ड्राइवर्स हायर कर सकता है कार को चलाने के लिए, राइट। तो ठीक उसी तरीके से जो MySQL है या PostgreSQL है या Oracle है, ये सब क्या करते हैं, अपने अपने JDBC के ड्राइवर बनाते हैं। JDBC एक इंटरफेस है, समझिए, एक API है, इसका इम्प्लीमेंट करते हैं इनके रूल्स और गाइडलाइंस को, और देखते हुए अपना बनाते हैं ड्राइवर, और वो ड्राइवर से एक्सपेक्ट करवाते हैं ड्राइवर मैनेजर क्लास, डेटाबेस, यूजर नेम, है ना, डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड एंड etc, इतना रहने देते, ठीक है, ये सब, क्योंकि डेटाबेस का पासवर्ड होता है ना, यूज़र नेम होता ही, आपको पता ही है ना। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं MySQL JDBC ड्राइवर से। तो इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद, इतना इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं इस JDBC ड्राइवर को, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने JDBC अप्लाई कर दिया है अपने जावा के ऐप में, ठीक है। तो अब ये दिया हमने, ठीक ना। तो भाई ये जो JDBC ड्राइवर है, JDBC जो है वो अप्लाई हो गया, और यहाँ से हमारा कनेक्शन MySQL जो है बना करके इस ऐप को दे देता है। अब हम इस जावा ऐप के थ्रू, ये जो हमारा जावा का ऐप है, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इस जावा ऐप के थ्रू, जो जावा का एप्लीकेशन है, इस MySQL डेटाबेस पर कुछ भी रिकॉर्ड के साथ हम परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। परसिस्टेंस ऑपरेशन का मतलब होता है डेटाबेस पर कुछ मैनिपुलेशन करना, कोई CRUD ऑपरेशन चलाना, कुछ भी, मतलब समझ रहे हो ना, डेटाबेस में कुछ क्वेरी चला करके उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। ऑलरेडी मैंने और अच्छे से परसिस्टेंस ऑपरेशंस टर्मिनोलॉजी का मतलब अच्छे से बताया वीडियोज़ में। आप अगर पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये JDBC का डिटेल जो है मांगता है और जाकर कनेक्शन बन जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट है, ओके, कॉन्फ़िगरेशन अभी ये समझते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट पर बाद में जाएंगे, यहाँ समझते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब कि हम हाइबरनेट फ्रेमवर्क को ये बताएंगे कि हाँ जी, हाइबरनेट फ्रेमवर्क, मैं MySQL का डेटाबेस यूज करना चाहता हूँ, ये लो उसका JDBC का डिटेल्स, उसका डेटाबेस का पासवर्ड, उसका डायलेक्ट्स, आगे बात देख रहे होंगे डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है, JDBC ड्राइवर, यूजर नेम, पासवर्ड। आगे हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई JDBC ड्राइवर का मतलब क्या, वही जार फाइल अटैच करवाना होगा ना हमको, तो वो JDBC ड्राइवर के बारे में हम डिटेल डालेंगे कि हाँ भाई ये MySQL का जार है, ये हमारा इसका है, PostgreSQL का है, ये हमारा Oracle का है, ताकि उससे कनेक्शन करवा सके। अब एक ट्रक का ड्राइवर ट्रक चला सकता है, अगर ट्रक के ड्राइवर को आप 4 व्हीलर दे दोगे तो हो सकता है तो हो सकता है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करे, राइट, जो सालों भर ट्रक चला रहा है। तो थिंक वही वाली बात है कि MySQL का ड्राइवर रिस्पॉन्सिबल है MySQL का डेटाबेस से कनेक्शन बनवाने के लिए, Oracle का ड्राइवर Oracle से JDBC का ड्राइवर, मतलब तो आपका जो PostgreSQL का JDBC ड्राइवर है वो PostgreSQL डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो हमें तो एट द एंड हमें कनेक्शन बनवाना है, ठीक। तो हम यूज करेंगे JDBC का नहीं, इस बार हम खुद JDBC का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे हाइबरनेट फ्रेमवर्क, और हाइबरनेट फ्रेमवर्क इंटरनली JDBC का यूज़ कर देगा। यस और नो? यस। तो वही बात है, तो उसको बारे में जो डिटेल देंगे वही तो हुआ कॉन्फ़िगरेशन करना। हाइबरनेट को कॉन्फ़िगरेशन करना का मतलब क्या हुआ, हाइबरनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब यही तो हुआ कि जो JDBC हम यूज करना चाहते हैं, JDBC ड्राइवर, जो हम डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, जो हम डेटाबेस के लिए जो क्वेरी लिखना चाहते हैं, वो डायलेक्ट के थ्रू होता है क्वेरी जनरेशन। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो डिटेल्स हम बताएंगे हाइबरनेट फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, और उसी को बोलेंगे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और वो करते हैं XML फाइल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन, आगे देख रहे होंगे। तो अब बात रही कि प्रैक्टिकली कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो वेज टू कॉन्फ़िगर हाइबरनेट फ्रेमवर्क। तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप XML ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन करें, मतलब एक XML फाइल बनाएंगे, उसमें ये सब बारीकी से डिटेल्स डालेंगे। हाँ जी, मैं MySQL का डेटाबेस यूज करना चाहता हूँ, ये मेरा पासवर्ड है डेटाबेस का, ये मेरा यूजर नेम है, ये हमारा URL है, उस पासवर्ड मतलब URL है डेटाबेस का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम दे रहे होंगे,
जिसके थ्रू XML फाइल में, तो ये थोड़ा सा XML फाइल है, ठीक है, XML के साथ हम कन्फिग्रेशन करेंगे। तो ये जो XML ड्रिवन कन्फिग्रेशन है, जिसको XML का यूज करके हम कन्फिग्रेशन करेंगे, ये थोड़ा पुराना हो चुका है, बट स्टिल ये आज भी यूज होता है, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि कंपनीज में जो मेंटेनेंस लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आप जब नया कंपनी ज्वाइन करोगे या कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो उससे जाके पूछिए, वो डायरेक्ट आपको नए प्रोजेक्ट्स नहीं देंगे, है ना, वो मेंटेनेंस पुराने प्रोजेक्ट्स पे ही काम चल रहा होता है। तो वहाँ पर अभी भी क्या होता है कि XML ड्रिवन कन्फिग्रेशन ही यूज होता है, ठीक है। ये दूसरा तरीका ये है, हमारे पास है अनोटेशन बेस्ड कन्फिग्रेशन। अनोटेशंस क्या होता है, छोटे छोटे कोड्स होते हैं, @ करके बात कर रहे होंगे अनोटेशन की बाद में, अभी नहीं, अभी हम बात करेंगे XML ड्रिवन कन्फिग्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से, ठीक। तो आपके पास होता है अनोटेशन बेस्ड कन्फिग्रेशन, है ना। हियर वी विल यूज अनोटेशन टू कन्फिगर XML। अनोटेशन इज न्यू अप्रोच। अनोटेशन जो होता है न्यू अप्रोच है हाइबरनेट को कन्फिगर करने के लिए। यस और नो? ओके, तो नेक्स्ट ये हमारे दो तरीके हैं वेज टू कन्फिगर हाइबरनेट कन्फिगरेशन, ठीक है। तो कन्फिगरेशन को करने के लिए दो तरीके, XML ड्रिवन कन्फिगरेशन, अनोटेशन, हम लोग दोनों पढ़ेंगे, दोनों बारीकी से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे XML ड्रिवन कन्फिगरेशन, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, ये पूरा का पूरा जो हाइबरनेट है वो किस तरीके से थोड़ा काम कर रहा होता है, उसी वही जो ऊपर है लिखा हुआ, तो वो समझते हैं। तो देखिए, DAO क्लास होता है हमारे पास, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। ये DAO क्लास ऐसा क्लास होता है जो हाइबरनेट को, अभी देखिए DAO एक पूरा का पूरा पैटर्न भी होता है, DAO इंटरफेस, DAO कॉन्क्रीट क्लासेस, पूरा एक पैटर्न भी बनता है। मैं उस पैटर्न की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऐसे ही बेफालतू में आप कमेंट मत कीजिएगा कि भाई DAO तुम ऐसे पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो DAO जो होता है एक पूरा का पूरा पैटर्न ही है, हम उसको देखेंगे बाद में। अभी समझते हैं कि DAO, क्योंकि हमें आज का प्रोजेक्ट करना ही है, राइट। तो DAO जो है, और अभी सब कुछ बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, अचानक आप समझ में नहीं सकते, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो DAO क्लास एक ऐसा क्लास होगा जो हाइबरनेट के फ्रेमवर्क को एक्टिवेट करेगा और परसिस्टेंस लॉजिक होगा। परसिस्टेंस लॉजिक का मतलब डेटाबेस पर जो काम करने का ऑपरेशन होगा, उसका जो कोड लिखेंगे वही होता है परसिस्टेंस लॉजिक, है ना। तो परसिस्टेंस लॉजिक हम मैनुअली जो क्वेरी लिखेंगे वो नहीं लिखेंगे, वो हमारे लिए कौन लिखेगा, हाइबरनेट फ्रेमवर्क इंटरनली JDBC का यूज करके, ठीक है। और वो कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग डालेंगे, तब जाके सब कुछ काम हो रहा होगा। तो हमारे पास होगा एक DAO क्लास, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, जहाँ से हम डेटा एक्सेस करेंगे, ठीक है, और परसिस्टेंस लॉजिक लिखा रहेगा। उसके बाद हमारे पास होता है एक एंटिटी क्लास। एंटिटी क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसका डेटा, जिसके बारे में डेटा हम सेव करेंगे अपने हाइबरनेट के जो अंदर जो हमारा इंटरनली काम कर रहा होगा डेटाबेस में, टेबल, उसमें उस टेबल के रिकॉर्ड में हम जो भी डालेंगे डेटा, वो एंटिटी क्लास का इन्फॉर्मेशन ही होगा। एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट का जो पूरा डेटा है वही वहाँ पे डाला जाएगा। और फिर होता है हमारे पास हाइबरनेट इन्वायरमेंट, मतलब कि ये हाइबरनेट जो है एक्टिवेट करना होता है इसी हाइबरनेट इन्वायरमेंट को। तो हमारे पास देखिए, एक होता है कन्फिग्रेशन फाइल, एक होता है ये जो पीला कलर का लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा वर्ड छूट गया आई थिंक, और एक काम करता हूँ मैं, यहाँ जो वर्ड है ये एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, इसको नाम है मैपिंग फाइल यार, ठीक है। इसका क्या नाम है, मैपिंग फाइल। ये पीले वाले का फाइल का नाम है मैपिंग फाइल। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ भी कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा हमें समझने में इसको। तो ये है मैपिंग फाइल, राइट। तो यहाँ जाते हैं, हाँ समझते हैं। तो ये मैपिंग फाइल है और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो हाइबरनेट के फ्रेमवर्क को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हाइबरनेट का कोर है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें देनी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन और मैपिंग फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन। अब दोनों क्या होता है वो बारीकी से ज़रूर देखेंगे कि भाई कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या हो रहा है, मैपिंग फाइल क्या हो रहा है। अभी समझते हैं कि दो फाइल्स आपको देने हैं जो XML में लिखे हुए होंगे, मैपिंग फाइल भी XML में लिखा हुआ होगा। ये दोनों का इन्फॉर्मेशन देना है आपको, इस हाइबरनेट तक पहुंचाना है जो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पहुंचेगा, ठीक।
तो बात ये है कि ये देखिए यहाँ पे मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या लगा रखा है, ये पीला वाला यहाँ भी लगा रखा है, राइट। इसका मतलब ये है, ये कुछ डिनोट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैपिंग फाइल का इंफॉर्मेशन भी हम इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन में देंगे। हम दो फाइलें अलग अलग बनाएंगे, ध्यान से समझिए। एक बनाएंगे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो डेटाबेस के बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन रख रहा होगा, क्वेरी के बारे में इन्फॉर्मेशन रख रहा होगा। दूसरा बनाएंगे मैपिंग फाइल जो कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से टेबल के साथ कनेक्ट है, कौन सा एंटिटी क्लास कौन से टेबल के साथ और कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट है, वो कौन दर्शाएगा, वो मैपिंग फाइल। और डेटाबेस के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो मैपिंग फाइल को भी हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, लिख देंगे। उसका जो लोकेशन है वो कहाँ देंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डाल देंगे। यहाँ पे हमको डालना पड़ता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने पीला वाला यहाँ भी रखा है। अदरवाइज डेवलप हम लोग दोनों अलग अलग करेंगे, दो XML फाइल्स में, राइट। और उस XML फाइल का जो भी हमारा लोकेशन होगा वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। क्लियर है यहाँ तक। डाउ क्लास होगा जो परसिस्टेंस लॉजिक को अलग रखेगा, हाइबरनेट को एक्टिवेट करेगा। एंटिटी क्लास होगा, डीप में बात करेंगे एंटिटी क्लास का, ठीक है। हाइबरनेट इन्वायरमेंट होगा, हमारा मेन पर्पस है इसी हाइबरनेट इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना, ब्लू वाले को। और इसको एक्टिवेट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, दो फाइल चाहिए, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मैपिंग फाइल, ठीक है। अब हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल XML में डेटाबेस और क्वेरी से रिलेटेड सारा प्रॉपर्टीज वहाँ डालेंगे, डेटाबेस का इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस पासवर्ड, यूजर नेम, JDBC, ड्राइवर वगैरह, ठीक है, डायलेक्ट वगैरह। मैपिंग फाइल वो होगा जो हमारे ऑब्जेक्ट को मैप करवा रहा होगा, जो हमारे एंटिटी क्लास को मैप करवा रहा होगा, जो रिप्रेजेंट करवाएगा, आगे जरूर देखेंगे, ठीक है। ये दो फाइल्स दोनों को अलग अलग डेवलप करेंगे। तो डाउ क्लास एक ऐसा क्लास होता है जो परसिस्टेंस लॉजिक्स को किसी और लॉजिक से सेपरेट कर देता है। तो यहाँ पर हम परसिस्टेंस लॉजिक लिख रहे होंगे और उसको, ताकि हम उसको रीयूज कर सकें और फ्लेक्सिबल हो, तो ये डाउ क्लास होता है। मैं डाउ पैटर्न की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। डाउ पैटर्न का हम लोग आगे बात करेंगे, डाउ क्लास सिंपल अभी समझते हैं अभी के लिए, ठीक। यहाँ देखिए क्या होता है कि डाउ क्लास यूजेज हाइबरनेट APIs एंड एक्टिवेट्स हाइबरनेट फ्रेमवर्क। डाउ क्लास हाइबरनेट के API का यूज करके हाइबरनेट फ्रेमवर्क को एक्टिवेट कर देता है, पर ये डायरेक्ट नहीं कर सकता। इस हाइबरनेट फ्रेमवर्क को क्या चाहिए, इंटरनली दो चीज़ें चाहिए होती हैं। मैंने आपको बताया कि यूजेस द गिवन कॉन्फ़िगरेशन फाइल एज इनपुट, लाइक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, मैपिंग फाइल, एंटिटी क्लास, ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। और सबसे ज़्यादा मेन इन्फॉर्मेशन है कॉन्फ़िगरेशन फाइल का। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन हाइबरनेट को इंटरनली यूज करना पड़ता है। फिर क्या करता है डाउ क्लास, ये जो डाउ क्लास है, ये वाला डाउ क्लास यूजेस हाइबरनेट API टू डेवलप ऑब्जेक्ट बेस्ड OR मैपिंग परसिस्टेंस लॉजिक। उसी डाउ क्लास में हम क्या डेवलप करते हैं, परसिस्टेंस लॉजिक। किसके लिए, ताकि हम ऑब्जेक्ट पर परसिस्टेंस लॉजिक परफॉर्म कर सकें। और ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे एक डेटाबेस में रिकॉर्ड को। और एंटिटी क्लास क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारे डेटाबेस के एक टेबल को। जरूर आगे देखेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो डाउ क्लास यूजेज हाइबरनेट API का यूज करके हाइबरनेट को क्या डेवलप करवाएगा, परसिस्टेंस लॉजिक, है ना। कैसा परसिस्टेंस लॉजिक, ऑब्जेक्ट बेस्ड। उसी ऑब्जेक्ट पर हम परसिस्टेंस लॉजिक परफॉर्म करवाएंगे और यही हमारा गोल भी है कि हम ऑब्जेक्ट को सेव करवाएं। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, अरे एक स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो भाई स्टूडेंट जो है स्टूडेंट जो है उससे रिलेटेड उसका डेटा मेंबर है, मतलब वेरिएबल्स हैं। तो वो प्रॉपर्टीज सेव हो जानी चाहिए कहाँ पर जा कर के, हाइबरनेट के मतलब ऑब्जेक्ट में तो पहले सेव होगा, है ना। अब ऑब्जेक्ट से जब हम ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे हाइबरनेट के थ्रू, तो वो डिटेल्स जो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का ID, स्टूडेंट का पासवर्ड, ईमेल जो भी है, कहाँ सेव होना चाहिए, वो डेटाबेस के रिकॉर्ड में, राइट। क्लियर है यहाँ तक, टेबल के फॉर्म में हो जाएगा सेव, राइट। तो वो परसिस्टेंस लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम क्वेरी लिखेंगे नहीं, हम हाइबरनेट फ्रेमवर्क को क्या देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे और वो जाकर के सेव कर देगा। इतना सिंपल है, राइट। तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट बेस्ड OR मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग परसिस्टेंस लॉजिक लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, जरूर। वो परसिस्टेंस लॉजिक का मतलब क्या, परसिस्टेंस लॉजिक का मतलब होता है वैसा कोड, वैसा लॉजिक जो रिस्पॉन्सिबल होगा आपके डेटा को सेव करवाने के लिए डेटाबेस में, ठीक, या उस पर डिलीट करवाने के लिए, या अपडेट करवाने के लिए, या उसको रीड करके ले आने के लिए डेटाबेस से। तो वो परसिस्टेंस लॉजिक होता है, परसिस्ट करवाने के लिए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग परसिस्टेंस लॉजिक मेक्स
Hibernate framework to generate JDBC code using Dialect to create SQL queries to perform persistence operation on database software. चूँकि हम यूज कर रहे हैं RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो RDBMS सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो क्वेरी का यूज करते हैं, SQL क्वेरीज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो वो हम खुद नहीं लिख रहे हैं, अपने हाथों से हम नहीं लिख रहे हैं इंसर्ट इनटू लाइक दिस, क्या डेटाबेस का क्वेरी, राइट, डेटाबेस का क्वेरी हम खुद नहीं लिख रहे हैं, हमारे लिए कौन लिख रहा है, हाइबरनेट। और हाइबरनेट इंटरनली किसका यूज करता है, किसका प्रयोग करता है, JDBC का, वो कोड को जनरेट करने के लिए, ठीक है। और उसमें एक कंपोनेंट होता है हाइबरनेट में जिसका नाम है डायलेक्ट, ये ब्लू वाला जो देख रहे हैं आप, डायलेक्ट। ये डायलेक्ट एक ऐसा कंपोनेंट है हाइबरनेट का जो रिस्पॉन्सिबल होगा उस डेटाबेस का जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है कॉन्फ़िगरेशन में, उससे रिलेटेड जो क्वेरी जनरेट होगा। क्योंकि मान लीजिए MySQL डेटाबेस अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में MySQL का इन्फॉर्मेशन दिया है तो MySQL का हो सकता है सिंटैक्स चेंज हो सकता है ओरेकल का सिंटैक्स चेंज हो सकता है PostgreSQL के डेटाबेस का सिंटैक्स चेंज हो। तो ये बार बार तरह तरह के बदल करके, या कभी ज़रूरत पड़ी वैसी कि आपको चेंज कर रहा है, या कभी कुछ आप दूसरा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो क्वेरी जनरेट होना चाहिए। क्योंकि इंटरनली क्वेरी आप नहीं लिख रहे हैं, बट इंटरनली हाइबरनेट लिख रहा है आपके लिए, और हाइबरनेट भी यूज कर रहा है JDBC का। और हाइबरनेट में एक डायलेक्ट नाम का कंपोनेंट होता है, डायलेक्ट कंपोनेंट होता है, वही रिस्पॉन्सिबल है। डायलेक्ट पार्ट जो है, जो डायलेक्ट कंपोनेंट है हाइबरनेट का, वही लिख देगा क्वेरी, ठीक। और JDBC का कोड जनरेट होगा और डायलेक्ट यूज होगा हाइबरनेट के द्वारा, और परसिस्टेंस ऑपरेशन डेटाबेस पर परफॉर्म हो जाएगा। सिंपल, यस और नो, सिंपल। नेक्स्ट, द जनरेटेड SQL क्वेरी एग्जीक्यूट्स इन डेटाबेस सॉफ्टवेयर। अब वही डायलेक्ट से बनाया हुआ, जनरेट किया हुआ SQL क्वेरी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, आपके डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर, और जाकर के डेटाबेस के रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर देगा। मतलब अगर टेबल में रिकॉर्ड नहीं है तो इंसर्ट किया हुआ है तो आपको अपडेट करने का मन है तो आपने अपडेट किया, सेलेक्ट करने का मन है तो आपने वहाँ सेलेक्ट किया, और डिलीट करने का मन है तो डिलीट किया, और भी कुछ भी करने का मन है वो किया उस डेटाबेस के रिकॉर्ड के साथ, राइट। तो वो क्वेरी आपको जनरेट करना पड़ेगा पहले, यस और नो, यस। तो आपके लिए इंटरनली कौन जनरेट करेगा, खुद से ऑटोमेटिकली डायलेक्ट। और डायलेक्ट क्या है, कंपोनेंट है किसका, हाइबरनेट का, ठीक। और JDBC का कोड मिल करके, क्योंकि हाइबरनेट इंटरनली JDBC का यूज करेगा, तो JDBC और डायलेक्ट मिल करके पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा देंगे, कहाँ, डेटाबेस सॉफ्टवेयर पर, राइट। और जनरेटेड रिजल्ट, फिर जो रिजल्ट होगा वो DAO के पास फिर से मिल जाएगा। इसी का नाम तो है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। जब आप डेटा को एक्सेस करते हैं उसका ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्लास होता है, उसको क्लास को मिल जाएगा वो रिजल्ट, राइट। लेट्स मूव। आई होप ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना। लेट्स मूव। देखिए, अब हम लोग और डीप में बात करते हैं थोड़ा कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या हो रहा होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तो समझ गए, कॉन्फ़िगर करना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास करना। तो हाइबरनेट के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हाइबरनेट इंटरनली JDBC का यूज करता है, तो JDBC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। हाइबरनेट का एक कंपोनेंट है डायलेक्ट जो जनरेट करवाता है SQL क्वेरी, तो वहाँ पर क्या यूज होगा, उसके लिए उस कॉन्फ़िगरेशन में डायलेक्ट का इन्फॉर्मेशन। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम कहाँ देंगे, एक XML फाइल के थ्रू, ठीक। एनोटेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, बट हम देंगे XML फाइल के थ्रू। हम ये सीख रहे हैं अभी, तो हम XML फाइल के थ्रू, ठीक है। तो एनी फाइल xyz.xml इज एन एक्सटेंशन नेम हियर। .xml क्या है, एक्सटेंशन नेम है। तो कोई भी फाइल का नाम लीजिए XYZ और उसमें लिखिए .xml, तो वो हो गया .xml फाइल। सबसे पहली बात, उसको सेव करेंगे तो फाइल का नाम कुछ भी लिया जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको यही लेना है, पर कुछ फिक्स्ड स्टैंडर्ड है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी रखें, configuration.xml नहीं रखें, आप XYZ कुछ भी रख सकते हैं नाम उसका, ठीक है। मैं अंकित.xml भी रख सकता हूँ, आप राज.xml, राहुल.xml, प्रिया.xml, दिव्या.xml, अंशु.xml, XYZ.xml कुछ भी रख सकते हैं, NAR.xml, whatever you want। बट एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, जैसे पैकेज का नाम हम देते हैं जावा में, जैसे क्लास का नाम हम एक स्टैंडर्ड देते हैं ताकि यूज हो, तो हमको पता चले कि हाँ भाई इस
क्लास का क्या पर्पस है, राइट। तो वैसे ही xyz.xml कुछ भी हम नाम डाल सकते हैं उस हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए। तो एक XML पहले क्रिएट करना होगा कोई भी नाम से, राइट। XML फाइल कहाँ क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, वो प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी हम बात करते हैं सारा का सारा इसका इंटरनल्स और सारे के सारे चीज़ों के बारे में कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही होती हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर आपने कोई नाम नहीं दिया, सपोज कीजिए कि मैं आपने बस आप चाहते हैं मैं कोई नाम ना दूं, बट फिर भी आपको hibernate.configuration.xml ये नाम देना पड़ेगा। अगर आप कन्फ्यूज हैं कि भाई मैं क्या नाम दूं, तो सबसे बढ़िया है कि hibernate.configuration.xml दे दीजिए। ये डिफ़ॉल्ट एक ऐसा नाम होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल का हाइबरनेट फ्रेमवर्क में। ध्यान से समझिए, हाइबरनेट फ्रेमवर्क में hibernate.cfg जो है ये एक्सटेंशन नेम नहीं है, सिर्फ .xml एक्सटेंशन नेम है। ये .cfg का मतलब मैं नाम यूज कर रहा हूँ हाइबरनेट कन्फिगरेशन, शॉर्ट में कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो hibernate.configuration.xml जो है .xml हियर, यही हमारा एक्सटेंशन है, वरना ये एक्सटेंशन नेम नहीं है, ठीक। तो hibernate.cfg.xml जो है एक ऐसे फाइल का नाम है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन फाइल को उठाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कलेक्ट करने के लिए। कहाँ से? जावा के प्रोजेक्ट के क्लास पाथ से। क्लास पाथ मतलब जो सोर्स फोल्डर हो रहा होता है उसको हम सेट कर देते हैं या बिल्ड पाथ से। कहाँ से उठाएगा हाइबरनेट फ्रेमवर्क? क्लास पाथ से या बिल्ड पाथ से, उस जावा के प्रोजेक्ट से। यस और नो, समझ में आ रहा है चीज़ें? यस। तो आप अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं तो चुपचाप आप सोर्स फोल्डर में जा करके, जो हाइबरनेट हम इक्लिप्स में कोड कर रहे होंगे, सोर्स फोल्डर होगा, वहाँ पे सोर्स फोल्डर में hibernate.configuration.xml डालेंगे, ये खुद ब खुद उसको सर्च करके लोड कर देगा अपने पास हाइबरनेट फ्रेमवर्क, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं तब, अगर आप नाम देते हैं तो आपको फिर से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि क्या नाम दिया है आपने और आप कहाँ उसको लोकेट कर रहे हैं, कहाँ रखे हैं। लेट्स मूव। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। दिस फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटाबेस। तो मैंने बताया हाइबरनेट फ्रेमवर्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्फ़िगरेशन का डिटेल है डेटाबेस के बारे में। तो हाइबरनेट इंटरनली यूज करता है JDBC को, ताकि डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सके। अभी मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक। तो क्रिएट कर सके, तो वही डेटाबेस के साथ कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें JDBC का इन्फॉर्मेशन, JDBC के ड्राइवर का इन्फॉर्मेशन जो .jar फाइल है, मैंने आपको बताया, JDBC का URL मतलब वो डेटाबेस से कनेक्शन जो बनेगा उसका URL, JDBC में और भी जो चीज़ें होंगे जैसे डेटाबेस का यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम कहाँ देंगे, कहाँ लिखेंगे प्रैक्टिकली कोड में कि ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा JDBC है, मेरा डायलेक्ट है, कहाँ लिखेंगे? वही कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो हम .xml बनाएंगे, hibernate.configuration.xml और xyz.xml, वहाँ पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। समझ गए? ठीक है। यस। वी हैव टू ऑल्सो स्पेसिफाई डायलेक्ट कंपोनेंट्स डिटेल्स। देखिए, डायलेक्ट एक ऐसा कंपोनेंट मैंने आपको बताया, हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी समझिए कि एक ऐसा कंपोनेंट है, सिंपल सा, इतना ही समझते हैं। देखिए, आप कंफ्यूज हैं, है ना। आपने पूछा डायलेक्ट क्या है, तो चिंता मत करिए, अंकित भैया है यहाँ पे आपको सिखाने के लिए कि डायलेक्ट क्या है ना। तो वो बोलते हैं कि डायलेक्ट इज ए कंपोनेंट, डायलेक्ट एक कंपोनेंट है इन हाइबरनेट फ्रेमवर्क। डायलेक्ट एक कंपोनेंट है हाइबरनेट फ्रेमवर्क में जो रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए? SQL क्वेरी को जनरेट करने के लिए। SQL क्वेरी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो चलेगा, आप खुद नहीं लिख रहे हैं, आपके लिए हाइबरनेट लिख रहा है। और हाइबरनेट में ही रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका कंपोनेंट जिसका नाम है डायलेक्ट। और वही डायलेक्ट आपके वर्जन से रिलेटेड जो आप इंफॉर्मेशन पास करेंगे उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कि हाँ ये मेरा JDBC का ड्राइवर है, ये मेरा वर्जन है डेटाबेस का, ये मेरा डेटाबेस का ये क्या बोलते हैं भाई, पासवर्ड है, यूज़र नेम है। तो उसको देखते हुए, समझते हुए डायलेक्ट इन्वोक होगा, डायलेक्ट का कंपोनेंट इन्वोक होगा और डायलेक्ट क्या करेगा? क्वेरी लिखेगा। क्योंकि समझिए ना, ओरेकल का डेटाबेस का क्वेरी हो सकता है MySQL से
डिफरेंट हो सिंटैक्स में, और होता ही है थोड़ा बहुत। PostgreSQL का थोड़ा सा डिफरेंट हो तो होता ही है, सिंपल सी बात है। यस और नो? यस। नेक्स्ट, तो भाई डायलेक्ट जो कंपोनेंट है, समझ में आ रहा है ना चीज़ें आपको कैसे काम कर रही हैं? आई थिंक अब आपको डायलेक्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो डायलेक्ट के बारे में और बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। तो डायलेक्ट एक ऐसा कंपोनेंट है जो SQL क्वेरी को जनरेट करवाता है, और डायलेक्ट किसका कंपोनेंट है? तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क का कंपोनेंट है, सिंपल बात है। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटाबेस सॉफ्टवेयर इन्फो, जो हम भी सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, उसके अकॉर्डिंग, उस वर्जन के अकॉर्डिंग, उस डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी के अकॉर्डिंग हमारा जो है सब कुछ डाल करके, मतलब जनरेट करके SQL क्वेरी देगा, ठीक। ओके, एक नोट है कि बेस्ड ऑन द गिवन JDBC डिटेल्स, दिए गए JDBC डिटेल्स पर, जो भी हम JDBC का डिटेल देंगे, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का डिटेल्स देंगे, हाइबरनेट जो है वो खुद से डायलेक्ट के कंपोनेंट को इन्वोक कर देगा, खुद से वहाँ से उठा लेगा उसका इन्फॉर्मेशन। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें आप, ये ऑप्शनल है, उसमें आप डायलेक्ट का इन्फॉर्मेशन पास भी कर सकते हैं, नहीं भी पास कर सकते हैं, क्योंकि डायलेक्ट एक कंपोनेंट है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि हाँ भाई मैं PostgreSQL का डायलेक्ट यूज करना चाहता हूँ, हाँ भाई मैं MySQL का डायलेक्ट यूज करना चाहता हूँ। हर एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का डायलेक्ट अलग अलग होगा। ओरेकल के लिए ओरेकल का डायलेक्ट होगा, तो वो ओरेकल का डायलेक्ट जो रिस्पॉन्सिबल है ओरेकल के डेटाबेस क्वेरी को रिलीज करने के लिए, जनरेट करने के लिए, या MySQL का डायलेक्ट जो रेडी है, या PostgreSQL का है जो रिस्पॉन्सिबल है PostgreSQL के SQL क्वेरी को जनरेट करने के लिए, वो ऑप्शनल है उसका इन्फॉर्मेशन डालना कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भाई रन टाइम पर डायनामिकली हाइबरनेट क्या करता है, JDBC का इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हाइबरनेट जो है वो इन्वोक करवा देता है डायलेक्ट को, ठीक है, अपने से, ठीक है, खुद से, राइट, खुद से ऑटोमेटिकली वो इन्वोक करवा देता है। यस और नो? यस, ठीक है। समझ रहे हैं क्यों डायलेक्ट का इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑप्शनल है। अभी हम देखेंगे ज़रूर कि डायलेक्ट हम लोग क्या यूज करेंगे नहीं करेंगे। ओके, एक पॉइंट और है कि ऑल्सो कॉमन इंस्ट्रक्शन कैन बी गिवन टू हाइबरनेट फ्रेमवर्क। कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन है जैसे ऑटो कमिट को डेटाबेस में इनेबल करना, कैशिंग जो कैसे होता है, ठीक है, आपका हाइबरनेट में, उसको इनेबल करना, या जो SQL क्वेरी जनरेट हो रहा है उसको कंसोल में दिखाना, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसका इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अब कुछ चीज़ें ऑप्शनल है जो इसको आप छोड़ सकते हैं, बट जो रिकमेंडेड, जो स्ट्रांगली, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो डेटाबेस के सारे चीज़ें हैं। JDBC और डेटाबेस का सारा जो है डिटेल है, जो डेटाबेस का प्रॉपर यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का URL, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो आपको एरर मिलेगा, राइट। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन फाइल पूरा का पूरा। जरा एक प्रैक्टिकली देखेंगे हम लोग ज़रूर। तो अभी देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या क्या कंटेन करता है। मेनली थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। JDBC प्रॉपर्टीज, हाइबरनेट का प्रॉपर्टीज मतलब डायलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इनेबल, कैशिंग, इसमें से कुछ जो है आपके ऑप्शनल भी हैं। हाइबरनेट मैपिंग फाइल का नाम, अभी हाइबरनेट मैपिंग फाइल का नाम भी जो है, मैपिंग फाइल अलग जनरेट करवाएंगे, लेकिन उस जो मैपिंग फाइल का नाम है उसको हमको देना पड़ेगा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में। यस और नो? यस, वो हम देखेंगे कैसे देंगे। तो ज़रा एक सैम्पल देखिए, ये है हमारा hibernet.configuration.xml, यही स्टैंडर्ड है, आप इसी को फॉलो करें नाम देने में। पूरा कोड समझने की कोशिश मत कीजिए, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, और ऐसा पढ़ते भी नहीं और ऐसा सीखते भी नहीं। आराम से चीज़ों को ठंडे दिमाग से समझते हैं। जैसे बता रहा हूँ, फॉलो कीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये सब छोड़ दीजिए, जो भी लिखा हुआ है छोड़ दीजिए, चुपचाप यहाँ देखिए, प्रॉपर्टी नेम हाइबरनेट कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास। क्या MySQL का ड्राइवर का जिक्र किया गया, आपको देख के पता चल रहा है? क्या URL का डेटाबेस का जिक्र किया गया है? क्या डेटाबेस का यूज़र नेम का जिक्र किया गया है? क्या पासवर्ड का जिक्र किया गया है? यहाँ पर जो भी पासवर्ड होगा, रूट या XYZ या कुछ भी। क्या यहाँ पर पूल साइजिंग, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है, ये सब छोड़िए। डायलेक्ट का यूज किया गया है, येस और नो? क्या यहाँ पर देखिए मैपिंग रिसोर्स, यहाँ पर HBM हाइबरनेट मैपिंग, क्या ये यूज किया गया? मैपिंग का नाम है, मैपिंग फाइल का नाम, यस है। तो हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल कुछ ऐसा सा देखने में लगता है, कुछ इस तरीके का हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल लगेगा। अब इसमें से कुछ चीज़ें ऑप्शनल भी हैं
और कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं। डेटाबेस वाली सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, URL, यूज़र नेम, पासवर्ड सब मैंडेटरी है, ठीक। बाकी कुछ चीज़ें जो ऑप्शनल है, डायलेक्ट, सो सीक्वल, और आजकल तो ड्राइवर क्लास भी आपका जो है वो ये हो गया है, बट स्टिल आप यूज कर सकते हैं। ड्राइवर क्लास भी इंपॉर्टेंट है, आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं भाई। तो ये है सैम्पल हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल का, जो हम ज़रूर प्रैक्टिकली जनरेट करेंगे और वहाँ भी देखेंगे और वहाँ भी समझेंगे, राइट। लेट्स मूव। तो अब बात ये है कि हम लोग एक हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं अगर हम अपने प्रोजेक्ट में एक डेटाबेस यूज कर रहे हैं। वी जनरली डेवलप वन, not generally, we only develop one hibernate configuration file if our project is using only one database software। अगर हम मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट जो है PostgreSQL, MariaDB या MongoDB ये सब यूज कर रहा है, या कुछ और जैसे MongoDB को तो अभी हटाइए, हम रिलेशनल डेटाबेस का बात करते हैं सिर्फ। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट जो है वो MySQL, PostgreSQL और MariaDB इसका भी यूज कर रहा है। तो जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं डेटाबेस का, उससे कनेक्शन बनाने के लिए अलग अलग आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, अलग अलग सेटिंग्स करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपके फ़ोन में 2 सिम कार्ड लगे हुए हैं, एक एयरटेल का, एक जियो का। इंटरनेट को चलाने के लिए मोबाइल डेटा से क्या आपको 2 बार कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है? याद है आपको? एक्सेस पॉइंट्स वगैरह ये सब जो भी है, मोबाइल डेटा में जाकर के सिम चेंज करके करना पड़ता है ना, चेंज मोबाइल डेटा टू सिम 1 सिम 2, है ना। क्यों? क्योंकि 2 चीज़ें हैं तो दोनों के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, जिससे आपका चलाने का मन है उससे। तो जब हम मल्टीपल डेटाबेस यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो हमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए, क्योंकि यही कॉन्फ़िगरेशन फाइल रिस्पॉन्सिबल है कॉन्फ़िगर करवाने के लिए सब कुछ हमारे डेटाबेस के साथ। यस और नो? यस। तो वही लिखा हुआ है, इफ़ देयर इज़ मल्टीपल डेटाबेस, अगर आपके पास मल्टीपल डेटाबेस है जो हमारे जावा प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है, देन वी डेवलप मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन फाइल अकॉर्डिंगली। फिर उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीपल करते हैं एज वन कॉन्फ़िगरेशन पर डेटाबेस। अगर मेरे पास 5 डेटाबेस यूज कर रहा है वो प्रोजेक्ट, तो मैं 5 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाऊंगा। अगर मेरे पास 10 यूज कर रहा है तो मैं 10 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाऊंगा। अगर मैं 1 यूज कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ 1 कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग बनाऊंगा, वो XML फाइल, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक इतना आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। देखिए, दूसरा जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम समझ गए। अब बात आती है एंटिटी क्लास की। एंटिटी क्लास, एंटिटी का मतलब होता है वो जो रियल टाइम में एग्जिस्ट करे। तो क्या हमारा प्रोडक्ट रियल टाइम में एग्जिस्ट कर रहा था? रैम और क्या, और जो भी हमारा NVMe SSD और क्या था यार, गीगाबाइट का मदरबोर्ड और ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर, राइट। नेक्स्ट, तो एंटिटी क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडल क्लास। अरे मॉडल क्लास मैंने 2 बार लिख दिया, एक बार मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ इस एंटिटी क्लास का भाई। इसका नाम कर देते हैं परसिस्टेंस क्लास। यस, परसिस्टेंस क्लास भी बोलते हैं क्योंकि डेटाबेस में परसिस्टेंस इसी क्लास के थ्रू हो रहा होता है। तो एंटिटी क्लास का एक और नाम है मॉडल क्लास, एक और नाम है परसिस्टेंस क्लास, या एक और नाम है डोमेन क्लास, कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ जावा बीन क्लास। अब वैसे लोग जिनको जावा बीन नहीं पता है, प्लीज़ एक बार जावा बीन का वीडियो देख लीजिए, इसी सीरीज़ में पड़ा हुआ है, हाइबरनेट के सीरीज़ में। जरा स्क्रॉल कीजिए ऊपर प्लेलिस्ट को, वहाँ पे आपको मिल जाएगा जावा बीन का अच्छे से, ठीक है। तो जावा बीन क्लास का जो एक ऐसा क्लास है, एंटिटी क्लास, जो जावा बीन क्लास टाइप का होता है। उसमें जावा बीन क्लास में क्या होता है, प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स, पब्लिक गेटर सेटर, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्या होता है, प्राइवेट आपका डेटा मेंबर वेरिएबल्स ये सब होते हैं, और पब्लिक गेटर सेटर्स होता है, ओके। ये चीज़ें होती हैं उस जावा बीन में। तो जावा बीन क्लास हुज ऑब्जेक्ट होल्ड्स परसिस्टेबल डेटा। परसिस्टेबल डेटा का मतलब होता है वैसा डेटा जो डेटाबेस में सेव होने के लिए तैयार है, जो सेव होने के लिए रेडी है, ठीक। परसिस्टेबल डेटा टू बी इंसर्टेड, जिस डेटा को आपको सेव
करवाना है, अभी करवाए नहीं है, अभी आपको करवाना है डेटाबेस में, डेटाबेस के टेबल में, उसको क्या बोल रहे होते हैं, परसिस्टेबल डेटा। तो जावा में डेटा आप कैसे स्टोर करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास बनाएंगे तब। तो क्लास में जो डेटा मेंबर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स होंगे, उनको आप यूज कर लेंगे और उसके थ्रू फिर काम करवाएंगे। तो जो भी डेटा स्टोर होने वाला है या हम करेंगे स्टोर अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर में, उसको बोलते हैं परसिस्टेबल डेटा। और जो डेटाबेस में ऑलरेडी इंसर्ट हो गया है, आपने करवा दिया एक प्रोडक्ट को इंसर्ट, तो अब वो हो गया परसिस्टेंट डेटा। परसिस्टेंट डेटा, डेटा टू बी कलेक्टेड फ्रॉम डीबी। अब उसको आपको कलेक्ट करना है, अब दोबारा से उसी को सेव नहीं करवाना। यस और नो? यस, समझ रहे हैं ना? फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एंटिटी क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसके ऑब्जेक्ट में क्या होता है, परसिस्टेंट डेटा होता है, जो ऑलरेडी सेव है उसके बारे में डेटा होता है, या कुछ ऐसा डेटा होता है उस एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट में जो डेटा हम सेव करवाने वाले हैं, जो डेटा हम डेटाबेस के रिकॉर्ड्स में, डेटाबेस के टेबल में एज ए रिकॉर्ड सेव करवाने वाले हैं, राइट? तो वो एंटिटी क्लास होता है। नेक्स्ट, इट इज़ टेकन एज वन पर डेटाबेस टेबल। मतलब एक डेटाबेस टेबल के लिए एक पर एंटिटी क्लास। वाई? क्यों? क्योंकि जैसे स्टूडेंट को सेव करवाना है, तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो एस डॉट सेट नेम, एस डॉट सेट पासवर्ड, एस डॉट सेट ईमेल। तो आपने फिर से बनाया स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो आप ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल बनाते हैं लेकिन क्लास तो एक ही बनाते हैं, क्योंकि क्लासेस कॉमन है ना वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, राइट? तो ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल बनाते हैं और क्लास एक बनाते हैं। तो उस क्लास को मैप करवा देंगे, उस क्लास को लिंक करवाएंगे, उस क्लास को, स्टूडेंट क्लास को लिंक करवाएंगे, उस प्रोडक्ट क्लास को लिंक करवाएंगे किसके साथ? किसके साथ? जो हमारा डेटाबेस में टेबल है उसके साथ। तो वो जो क्लास को लिंक करवाएंगे, वो जो क्लास हुआ उसी को बोल रहे होते हैं एंटिटी क्लास। और एक एंटिटी का मतलब हुआ एक टेबल। एक एंटिटी का मतलब एक टेबल। जैसे आपने बनाया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपने बनाया यूजर, तो यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, राइट ना? तब तो आप लिखेंगे यूजर आईडी, यूजर पासवर्ड, यूजर ईमेल, यूजर एड्रेस, यूजर कॉन्टैक्ट नंबर, यूजर लॉगिन अटेम्प्ट, यूजर व्हाटएवर, राइट? अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल उसका भी। तो एक टेबल के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एक एंटिटी क्लास, क्योंकि एंटिटी क्लास रिप्रेजेंट करता है टेबल को। तो वाइल राइटिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड परसिस्टेंट लॉजिक, जब हम परसिस्टेंस लॉजिक लिखते हैं वैसा जो ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है, वी यूज दिस क्लास, हम लोग तब इस एंटिटी क्लास को यूज करते हैं डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और उस पर डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अभी मैंने बताया आपको, अभी कैसे वो भी देखेंगे, अभी शो करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, विजुअल समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ और इसके बारे में पढ़ते हैं कि दीज आर नॉन इन्वेसिव क्लासेस। नॉन इन्वेसिव क्लासेस का इसका मतलब ये हुआ कि इसको किसी भी तीसरे हाइबरनेट के एपीआई को या कोई भी और एपीआई के द्वारा दिए गए इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और या उसको किसी भी क्लास को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये नॉन इन्वेसिव हुआ। अब नॉन इन्वेसिव हुआ तो ये थोड़ा लाइट वेट हो गया, राइट? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वी कैन डिजाइन दिस क्लास यूजिंग ऑल जावा ओप्स फीचर्स। जैसे लगभग हाइबरनेट में सब यूज हो ही जाता है, क्योंकि इनहेरिटेंस वगैरह जब हम करते हैं तो वो तो बात की बात है, बाद में यूज कर लेंगे कभी। इनकैप्सुलेशन यूज हो जाता है, जैसे प्राइवेट रखते हैं डेटा और पब्लिक गेटर सेटर रखते हैं ताकि गेट और सेट कर सके डेटा को, राइट? पॉलीमॉर्फिज्म यूज हो जाता है जब हम और भी यूज करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं क्या, एक पीन क्लास को। नेक्स्ट जरा देखिए, ये है हमारा डेटाबेस का टेबल। तो इस डेटाबेस के टेबल में हमारा कॉलम होगा P_ID, P नेम, P प्राइस, P क्वांटिटी, ठीक? तो इसको जनरेट करने के लिए हम एक बनाएंगे क्या भाई, एक एंटिटी। क्या बनाएंगे? एक एंटिटी।
मैप करवाने के लिए, और इसी मैपिंग को बोलेंगे OR मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस के टेबल से लिंक करवाना, मैप करवाना ही OR मैपिंग कहलाता है। अब देखिए ये एक सिंपल सा एक सैंपल है, एक रेप्लिका है किसका, एंटिटी क्लास का या डोमेन क्लास का, ठीक है। पब्लिक क्लास प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल। अब आप बोलेंगे कि आपने तो बोला किसी को इम्प्लीमेंट नहीं करना है इस एंटिटी क्लास को, तो ये इम्प्लीमेंट जो सीरियलाइजेबल हो रहा है, ध्यान रखिए कि हमने इसको इसलिए सीरियलाइजेबल से बस इम्प्लीमेंट करवाया है, ठीक है, और अदर थर्ड पार्टी के द्वारा दिए गए को बोला गया था, तीसरे हाइबरनेट के API या कोई और देगा तो सीरियलाइजेबल तो java.io.serializable में ही है, जावा के IO पैकेज में ही है। तो IO पैकेज में जब है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वाले पैकेज में जब है ये सीरियलाइजेबल, तो इसका मतलब हम इसको कर सकते हैं। और सीरियलाइजेबल करने का एक फ़ायदा है कि ऑब्जेक्ट्स जावा में सीरियलाइज्ड हो जाते हैं, और जब इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स जावा में सीरियलाइज्ड हो जाएंगे तो हम इसका डेटा को हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वन मशीन टू वन मशीन अनदर मशीन उसको शेयर कर सकते हैं। तो कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सीरियलाइज हो तभी, ठीक ना। सीरियलाइजेबल का हम फुल फ़ायदा उठा सकते हैं सीरियलाइजेबल कॉन्सेप्ट का यूज करके और इम्प्लीमेंट करवा के, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा एंटिटी क्लास है, तो ये वैसे ऑप्शनल है सीरियलाइजेबल को यूज करना, ये इम्प्लीमेंट करवाना। आप चाहें तो कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बीन प्रॉपर्टीज है PID, तो यही PID किससे मैच कर रहा होगा, इस PID के कॉलम से। इसी PID का वैल्यू कहाँ जाएगा, इस PID के कॉलम में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये कॉलम का नाम सेम हो आपका इससे, बस आपको मैप करवाना आना चाहिए, और मैप करवाने के लिए हम बनाएंगे एक मैपिंग फाइल जो आगे देखेंगे, ठीक है, समझिए। तो ये PID, और सबसे पहली एक और बात, जब भी व्हेनेवर वी डेवलप, जब भी हम एक एंटिटी क्लास को डेवलप करते हैं, एंटिटी क्लास बनाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि जो डेटाबेस का टाइप होगा, जो डेटाबेस में टेबल के कॉलम का टाइप होगा, जैसे इस PID का टाइप इंट है, तो हमारा जो एंटिटी है वो मैच करना चाहिए। हमारे डेटाबेस में भी इंट होना चाहिए। यहाँ फ्लोट रख देंगे तो सेव नहीं होगा, एरर आ जाएगा, परसिस्ट नहीं होगा डेटा। यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग है pname, तो डेटाबेस में var होता है, जानते हैं आप, कुछ टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, राइट। तो ये सब मैच करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल उसी के लिए, जैसे फ्लोट क्वांटिटी है, फ्लोट प्राइस है, तो फ्लोट प्राइस हो जाएगा, फ्लोट क्वांटिटी हो जाएगा, राइट। समझ रहे हैं चीज़ों को, हाँ। तो उसी तरीके से सिमिलरली ऐसा हो जाएगा। अब सेट करवाने के लिए इसका वैल्यू हम सेट यूज कर लेंगे, गेट करवाने के लिए गेट यूज कर लेंगे, ये आगे देख रहे होंगे। तो सेटर गेटर मेथड होता है हर एक के लिए, इस तरीके से सेटर गेटर मेथड होगा हर एक प्रॉपर्टी के लिए, और ये एंटिटी क्लास हो जाएगा। बस अब इसको मैप करवाने की देरी है, इस क्लास को इससे अटैच करवाने की देरी है, कनेक्ट करवाने के, कम्युनिकेट करवाने की देरी है इस टेबल के साथ। तो वो लिंकिंग, वो मैपिंग करेंगे मैपिंग फाइल के थ्रू। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखा है किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं डेटाबेस को। मैपिंग फाइल में ये देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंटिटी क्लास और टेबल्स को और कॉलम्स को। यस और नो? यस। Let's move forward. When we are developing entity class, the data type of column of data table, जब भी हम entity class को डेवलप करेंगे तो डेटा टाइप जो कॉलम में है इस डेटाबेस का, वो मस्ट मैच करना चाहिए, मस्ट मैच विद द डेटा टाइप ऑफ, किसके डेटा टाइप से, इस एंटिटी क्लास के प्रॉपर्टीज के डेटा टाइप से। समझ गए? बिल्कुल मैप करना चाहिए, वरना कैसे, अरे कैसे कैसे, अगर आप इंट नहीं रखोगे, हाँ स्ट्रिंग रखोगे और कॉलम का वैल्यू कुछ और रखोगे तो दिक्कत तो होगी, राइट। अब ये PID मान लेते हैं प्राइमरी की है, अब प्राइमरी की कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा आगे। देखिए हाइबरनेट मैपिंग फाइल, ठीक है। अब देखिए हाइबरनेट का मैपिंग फाइल का जरा हम लोग समझते हैं। हम लोग हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल अभी तक समझे हैं, है ना। तो हाइबरनेट मैपिंग फाइल में देखिए कि एनी फाइल नेम, एनी कोई भी फाइल का नाम जिस तरीके से वहाँ हो सकता था कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, यहाँ भी कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो एनी फाइल नेम कैन बी टेकन एज, एनी फाइल नेम कुछ भी XYZ ABC, एनी फाइल नेम विथ .xml एक्सटेंशन कैन बी टेकन एज फाइल नेम ऑफ द हाइबरनेट मैपिंग फाइल। जो हाइबरनेट मैपिंग फाइल, पहले तो क्यों बनाते हैं मैपिंग फाइल, क्योंकि मुझे
एक काम करना है, इस एंटिटी में जो वेरिएबल्स हैं उनको मैप करवाना है डेटाबेस के टेबल के कॉलम्स के साथ, और ये जो एंटिटी क्लास है उसको नाम जो है वो टेबल के साथ मैच करवाना है, टेबल के नाम के साथ। तो इसलिए हम उसका इन्फॉर्मेशन मैपिंग फाइल में रखेंगे, ठीक, इसीलिए उसका नाम भी है मैपिंग फाइल, राइट। तो कुछ भी नाम डाल सकते हैं, बस .xml एक्सटेंशन में होना जरूरी है, तो ABC XYZ कुछ भी, राइट, यस और नो, यस, ओके। कि दिस फाइल कंटेंस डिफरेंट OR मैपिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये फाइल जो है एकदम डिफरेंट जो है वो OR मैपिंग, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग कॉन्फ़िगरेशन को रखता है। जैसे मैपिंग एंटिटी क्लास विथ DB टेबल, एंटिटी क्लास को डेटाबेस के टेबल के साथ मैप करना होता है, और मैपिंग प्रॉपर्टीज, और जो एंटिटी क्लास में प्रॉपर्टीज हैं उनको कॉलम के साथ मैप करना होता है। ध्यान से समझिए, एंटिटी क्लास के नेम को एंटिटी क्लास को किसके साथ मैप करना है, टेबल के नाम के साथ, और उनमें जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें हमको किसको मैप करना है, उनमें हमको मैप करना है डेटाबेस में जो कॉलम है उनके साथ। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, राइट। नेक्स्ट कि रिकमेंडेड फाइल नेम इज, देखिए जिस तरीके से वहाँ पर रिकमेंडेड एक डिफ़ॉल्ट फाइल नेम था hibernet.configuration.xml, यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए आपका कोई ये है कुछ आप डालना चाहते हैं नेम, तो यहाँ पर रिकमेंडेड ये है कि फाइल का नाम डालिए, जैसे प्रोडक्ट, तो आपने डाल दिया product.hbm। अगेन HBM का मतलब है हाइबरनेट मैपिंग, और .xml एक्सटेंशन है, ना कि .hbm एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम सिर्फ .xml है, ठीक है। .hbm बस नाम है जो अटैच्ड है उस फाइल नेम के साथ, तो product.hbm वही लिखा हुआ है, फाइल नेम एनीथिंग .hbm लिख दीजिए, वो उससे पता चलेगा ये कि भाई हाँ ये हाइबरनेट का मैपिंग फाइल है, ठीक है। वैसे आप HBM स्किप भी कर सकते हैं, बट HBM लिखिए ताकि पता चले आपको और दूसरे डेवलपर्स को भी आपके प्रोजेक्ट में जब आप यूज करें तो। नेक्स्ट, एवरी मैपिंग फाइल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब मैपिंग फाइल, एवरी मैपिंग फाइल क्यों लिखा गया? क्योंकि जरा ध्यान से समझिए, क्या जब आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो टेबल्स ढेर सारे होंगे या सिर्फ एक होगा? मल्टीपल टेबल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मल्टीपल टेबल्स होंगे, सपोज एक प्रोडक्ट का टेबल, एक एडमिन का टेबल, एक यूजर का टेबल, तो इन सब के लिए अलग अलग पहले तो एंटिटी क्लास बनेगा, यूज़र एंटिटी, एडमिन एंटिटी, और किसका एंटिटी बनेगा? यूजर का एंटिटी, एडमिन का एंटिटी, और भाई किसका एंटिटी क्लास बनेगा? एक और जो मैंने नाम लिया यार, प्रोडक्ट का एंटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट एंटिटी क्लास, तो ये बनेगा। तो मैप करवाना है, तो इसीलिए हमको जो मैपिंग फाइल है वो 3 बनाना पड़ेगा। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक बनाना पड़ेगा जब हम एक डेटाबेस यूज करेंगे, जब मल्टीपल डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तब मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक ही डेटाबेस में क्या मल्टीपल टेबल हो सकते हैं? तो मल्टीपल टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा में जब हम काम करेंगे, OR मैपिंग लिखेंगे, तो क्या बनाते हैं? एंटिटी क्लास, यस और नो। तो एंटिटी क्लास बनाते हैं ताकि क्या रिप्रेजेंट हो सके? डेटाबेस में टेबल्स। तो एंटिटी क्लास मल्टीपल बनाना पड़ेगा कि नहीं? जरूर बनाना पड़ेगा। और उसका नाम का इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ देना पड़ेगा? हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैपिंग फाइल को लोड कर देना पड़ेगा, वहाँ पे लिख देना पड़ेगा उसका नाम। इतना आसान है, समझ गए? ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी जनरली टेक दिस मैपिंग फाइल एज 1 फाइल पर डेटाबेस टेबल। ये मैंने आपको ठीक अभी समझाया कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक मैपिंग फाइल लेते हैं एक डेटाबेस टेबल के लिए। तो हमने लिया product.hbm.xml, प्रोडक्ट टेबल को फॉलो करने के लिए, मैप करवाने के लिए, रिप्रेजेंट करवाने के लिए। हमने लिया student.hbm.xml, जिसमें स्टूडेंट का टेबल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और चीज़ें रहेंगी, राइट। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक मैपिंग फाइल का रेप्लिका है, ये एक मैपिंग फाइल का सैम्पल कोड है, कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, फिलहाल मैं पूरा को आप मत देखिए, इसको छोड़ दीजिए, जो ऊपर के 3-4 लाइन है, 4 नंबर लाइन तक। यहाँ देखिए, हाइबरनेट मैपिंग क्लास का क्या नाम है? प्रोडक्ट। टेबल का क्या नाम है? जो डेटाबेस में है प्रोडक्ट। दोनों का मान लीजिए सेम है, या सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे मैप करवाना आना चाहिए कि ऐसे लिखेंगे तो मैप हो जाएगा। तो क्लास का नाम मान लीजिए प्रोडक्ट है, टेबल का नाम हमारा ये है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ देखिए, आईडी का मतलब होता है प्राइमरी की, तो ये आईडी जहाँ पे देंगे वो हो जाएगा प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में जो प्राइमरी की है वो किस पर लगाना है? तो जो प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी है, जो
वेरिएबल है पी आई डी, उस पर प्राइमरी की अप्लाई करना है और कौन से कॉलम में उसका वैल्यू रखवाना है तो पी आई डी के साथ मैप करवाना है। तो पी आई डी यहाँ पर लिख दिया हमने। तो इस तरीके से आपको पी नेम, तो पी नेम के पास लिख देना है, मतलब जो भी है, जो भी यहाँ पर ये जो कॉलम का नाम है वो डेटाबेस के कॉलम के नाम के साथ मैच करेगा। यहाँ पर देखिए ये डेटाबेस का कॉलम, ये टेबल है, ठीक। अब इसमें कॉलम्स हैं और पी आई डी हमारा ऐसा कंसीडर करते हैं कि प्राइमरी की है, पी आई डी इज प्राइमरी की हियर, और ये डेटाबेस का टेबल है। अब देखिए ये हमारा एंटिटी क्लास है। तो एंटिटी क्लास में सबसे पहले ये जो सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है इसको समझिए ऑप्शनल टू इम्प्लीमेंट है, इसको कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, ठीक। वो ऑप्शनल टू इम्प्लीमेंट है, करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, ठीक। नेक्स्ट मूव कीजिए। ये जो बिन के प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसको डिनोट कर रहा है? क्या ये एक एक प्रॉपर्टीज़ हर एक कॉलम को डिनोट कर रहा है? यस, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं थोड़ा, ये जो डेटाबेस टेबल है हमारा, इसमें ये कॉलम को जो रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारे पास क्या है, मैपिंग फाइल। अब यहाँ से समझिए कि डायरेक्ट रिप्रेजेंट नहीं होगा। कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये जो पी आई डी है यही नेम आपको स्पेसिफाई करवाना पड़ेगा इस मैपिंग फाइल में कि हाँ भाई मैप करवा दो किसको, जो पी आई डी है, ये जो पी आई डी है किसके साथ, कॉलम के साथ, और कॉलम का नाम क्या है ये। तो इस पी आई डी को मैप करवाने के लिए मैपिंग फाइल बनाना पड़ेगा, और मैपिंग फाइल बना करके कौन से कॉलम के साथ मैप करवाना है, कौन से कॉलम के साथ लिंक करवाना है, तो पी आई डी। तो पी आई डी जो है ये नाम सेम होना चाहिए। तो कॉलम का नाम और कॉलम का वैल्यू दोनों यहाँ पे सेम होना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी का नाम और यहाँ पर प्रॉपर्टी का यहाँ पर नेम, ये दोनों सेम होना चाहिए। बाकी आप इन दोनों को सेम रखें उससे दिक्कत नहीं है, सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी। किसको? ये दोनों का वैल्यू, नेम और ये जो कॉलम है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, परंतु लेकिन ये जो प्रॉपर्टी का नाम रहेगा वो यहाँ नेम में सेम रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, ये जो रहेगा वही रहेगा। और यहाँ जो कॉलम का नाम रहेगा वो डेटाबेस में जो ओरिजिनल कॉलम होगा आपने बनाया होगा टेबल में उसके साथ रहेगा और कहीं नहीं होगा। सिंपल, क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक कैसे मैपिंग फाइल रिप्रेजेंट करेगा चीज़ों को। यस, तो आगे बढ़िए। और उसी तरीके से ये जो सारे के सारे प्रॉपर्टीज होंगे इन अदर प्रॉपर्टीज, पी नेम, पी क्वांटिटी, पी प्राइस, उसके लिए भी वही काम करेगा, ठीक है। उसी तरीके से पी नेम लिख करके, कॉलम लिख करके अपना इसमें हम रिप्रेजेंट करवा देंगे, मैप करवा देंगे। सिंपल है। मूव करते हैं। तो वी जनरली डेवलप, हम लोग क्या करते हैं, एक एंटिटी क्लास बनाते हैं एक टेबल के लिए, ठीक। हाइबरनेट मैपिंग फाइल बनाते हैं एक टेबल के लिए, एंटिटी क्लास भी एक, और मैपिंग फाइल बनाते हैं ताकि एंटिटी क्लास को हम मैप करवा सकें, ठीक है। और हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं एक डेटाबेस के लिए, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, 1 पर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो अगर 5 डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो 5 कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए, ठीक है। सिंपल चीज़। नेमिंग कन्वेंशंस क्या आपका देना स्टैंडर्ड है, मतलब अलाउड तो कुछ भी है बट स्टैंडर्ड है। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम आप डालिए hibernate.configuration.xml, जो इसका डिफ़ॉल्ट नेम है, यही डालिए आप अपने XML में, यही नाम यूज कीजिए तो अच्छा सा समझ में आता है और सबको, डेवलपर्स को भी यही चीज़ समझ में आएगा, हाँ भाई कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। आप डाल देंगे अंकित.xml तो उसको खोलना पड़ेगा, राइट, डबल क्लिक करके फिर चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एंटिटी क्लास का नाम बिल्कुल एक जावा क्लास के नाम के जैसा होता है, आप ऐसा लिख सकते हैं employee.java, student.java, product.java। बेसिकली एंटिटी क्लास क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, वैसा क्लास जिसका डेटा या तो सेव होने वाला है या तो सेव हो चुका है, तो उस क्लास को हम क्या कर रहे होंगे, एंटिटी क्लास। तो अब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो क्या एस रेफरेंस वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पर, जो उस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को, क्या उस एस डॉट नेम, एस डॉट सेट नेम, एस डॉट सेट एड्रेस, सेट ईमेल, क्या ये सब अलाउड होगा, उस पर अलाउड होगा। तो एंटिटी क्लास जावा बिन की जैसा होता है वो सब मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो उसका नाम आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मैपिंग फाइल का नाम जब भी आपको देना पड़ेगा तो आप उस नाम से रिलेटेड जो एंटिटी क्लास होगा उसका नाम देंगे। जैसे एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई और डॉट लगा करके HBM लगाएंगे ताकि पता चले कि हाँ हाइबरनेट मैपिंग है। अगेन बता रहा हूँ, .xml जो है ये एक्सटेंशन नेम है, HBM एक्सटेंशन नेम नहीं है, HBM एक्सटेंशन नेम नहीं है, ध्यान रखिएगा, HBM हमारा एक्सटेंशन नेम नहीं है। फाइन, लेट्स मूव। अब बात आती है हमारी जो
प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा है कैसे सेव करवाएंगे अपने रिकॉर्ड को डेटाबेस में, कैसे सेव करवाएंगे आखिर हम लोग, वो देखते हैं। तो वो देखने के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये हमारे पास सपोज प्रोडक्ट्स हैं, कुछ i7 प्रोसेसर है हमारे पास, मदरबोर्ड है हमारे पास, ग्राफिक्स कार्ड है हमारे पास, NVMe 2 SSD है हमारे पास, क्रूशियल का रैम है। तो इन प्रोडक्ट्स को सपोज कीजिए हमें इस डेटाबेस टेबल में सेव करवाना है, ठीक। जो टेबल का नाम है वो प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ सेव करवाना है। अब यहाँ देखिए कि हाइबरनेट परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, क्योंकि डेटाबेस पर कुछ परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करवाना का मतलब क्या, मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना का मतलब क्या, परसिस्टेंस ऑपरेशन परफॉर्म करवाना। परसिस्ट मतलब डेटा को परसिस्ट करने का, जो डेटा परसिस्ट होगा वो, और उस पर जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना होगा। तो हाइबरनेट के पास जो है वो दो तरीके का होता है। सिंगल रो ऑपरेशन, सिंगल रो ऑपरेशन का मतलब एक रिकॉर्ड के लिए एक रो चलेगा, है ना, एक रो रहेगा। तो अगर वैसा परफॉर्म करवाना है तो वो अलग कैटेगरी, सिंगल रो ऑपरेशन। बल्क ऑपरेशंस, जब ढेर सारे रिकॉर्ड्स साथ में परसिस्ट करवाने हो, साथ में उसका मैनिपुलेशन, उसको लोड करवाना, उसको रीड, अपडेट, डिलीट, क्रिएट कुछ भी करवाना हो उसके लिए। तो सिंगल रो ऑपरेशन के लिए अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं हाइबरनेट फ्रेमवर्क के द्वारा। और वो क्या है, सेशन में, सेशन एक ऐसा इंटरफेस है जहाँ पे ये सब मेथड्स हैं। सेव मेथड है, परसिस्ट मेथड है, अपडेट है, गेट है, लोड है, अलग अलग काम करने के लिए। सेव के लिए सेव है, परसिस्ट भी सेव का यूज होता है, अपडेट के लिए है, गेट के लिए। आगे एक एक मेथड पढ़ेंगे, डोंट वरी, ज़्यादा हेजिटेट होने की बात नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं सेव मेथड का यूज। तो सेव मेथड का प्रयोग करके, यूज करके, प्रैक्टिकली अपने कोड में यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा, और कैसे डेटाबेस में सेव हो जाएगा वो भी दिखाऊंगा। खुश, आगे बढ़िए। बल्क ऑपरेशन को यही परफॉर्म करवाने के लिए आपके पास होता है हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। हाइबरनेट का क्वेरी चलता है वो हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, JPL जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज, QBC क्वेरी बाय क्राइटेरिया, और नेटिव SQL जो नेटिव स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है वो सब। वो बात की बात है। ये जो बल्क ऑपरेशन है असाइड करते हैं, बाद में देखेंगे। सिंगल रो ऑपरेशन का काम है हमारा आज सेव मेथड को यूज करके, और वो जरूर देखेंगे और देखना चाहिए भी। तो आ जाइए आगे और लेट्स सी। इन हाइबरनेट और OR मैपिंग प्रोग्रामिंग, सेविंग ऑब्जेक्ट को सेव करवाने का मतलब कि रिकॉर्ड को डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट करवाना। ऑब्जेक्ट को अपडेट करने का मतलब, अपडेटिंग ऑब्जेक्ट मीन्स अपडेटिंग रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेड बाय द ऑब्जेक्ट। वैसा ऑब्जेक्ट जो, क्योंकि एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट है तो या तो परसिस्टेंट डेटा, जो डेटा पहले से रिकॉर्ड में है उसको रिप्रेजेंट करेगा, या जो डेटा सेव होने वाला है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अपडेटिंग ऑब्जेक्ट, किसके ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो अपडेटिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है डेटाबेस में जाकर के जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट, जिस डेटाबेस के रिकॉर्ड को, उसको अपडेट करना। लोड करवाने का मतलब होता है रीड ऑपरेशन परफॉर्म करवाना, सेलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना डेटाबेस के रिकॉर्ड पर। डिलीट का मतलब होता है डिलीट करवा देना, ये तो सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड को डेटाबेस से। तो जब हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करवाएंगे मतलब रिकॉर्ड को डिलीट करवाएंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे, रिकॉर्ड को सेव करेंगे डेटाबेस में। जब हम ऑब्जेक्ट को लोड करवाएंगे तो रिकॉर्ड से हम डेटा सेलेक्ट करवाएंगे या रीड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। सिंपल, समझ में आया? अभी तक समझ में आया नहीं? आप राइट डाउन इन द कमेंट्स। मूव। ओके, लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट नाउ। तो अब हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये एक मैंने यूज किया है Eclipse IDE, आई होप आप भी वही यूज करें, मैं वही रिकमेंड करता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम 3 पैकेजेस बनाएंगे बेसिकली। एक कॉन्फ़िगरेशन का पैकेज, इसमें हम एक बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन का पैकेज जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रखेगा, हम वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रख देंगे। एक बनाएंगे एंटिटी का पैकेज, जहाँ पर हो सकता है हमारे पास मल्टीपल टेबल हो तो हम एंटिटी के पैकेज में सारा एंटिटी डालेंगे, है ना, क्योंकि एंटिटी ही टेबल को रिप्रेजेंट करवाएगा। मैंने आपको पीछे दिखा दिया, राइट। तो एंटिटी क्लास शुड बी डेवलप्ड एज जावा बीन क्लास इम्प्लीमेंटिंग java.io.serializable। ये मैंडेटरी नहीं है इम्प्लीमेंट करवाना, लेकिन रिकमेंडेड है, ठीक। तो एंटिटी क्लास जावा बीन के जैसा डेवलप होता है। इसके पास गेटर मेथड होता है, सेटर मेथड होता है, गेट और सेट करने के लिए डेटा को। सिंपल बात है, वही लिखा हुआ है। नोट, हाइबरनेट सपोर्ट डिस्क कैशिंग। हाइबरनेट के पास एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्क कैशिंग का, जो ये सपोर्ट करता है। इसका मतलब होता है एंटिटी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करना,
हार्ड डिस्क में सेव करवा देना, तो वो सीरियलाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। तो सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जब तक आपको पॉसिबल करवाना है तो आपको अपने क्लास को पहले तो सीरियलाइजेबल से इम्प्लीमेंट करवाना होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि एक मार्कर इंटरफेस होता है, ठीक, एम्प्टी इंटरफेस, समझ गए, वही करवाना होता है। तो सीरियलाइजेशन का यूज़ तो हम अभी नहीं देखेंगे, हम अभी हाइबरनेट पढ़ रहे हैं तो इसमें सीरियलाइजेशन का हम अब यूज अभी नहीं देखने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये बस आपकी जानकारी के लिए मैं बता दिया, और ये आपसे इंटरव्यू में कोई पूछेगा भी नहीं इतना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो हाइबरनेट HBM.XML है, ये क्या है, ये है मैपिंग फाइल। इट विल कीप ऑल द मैपिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एंटिटी क्लास। तो ये सारा का सारा जो एंटिटी क्लास होगा, सारा नहीं, सिर्फ एक एंटिटी क्लास जो होगा उसके लिए एक मैपिंग फाइल बनाएंगे, मल्टीपल होंगे मल्टीपल बनाएंगे, तो मैपिंग फाइल जो होगा उसको रखेगा। ऑब्जेक्ट डेटा शुड मैप्ड टू द DB टेबल एंड DB कॉलम। ऑब्जेक्ट जो होगा वो DB टेबल को बताएगा और ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर्टीज होंगे वो DB कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ऑलरेडी मैंने विजुअलाइज करवाया आपको, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखिए, अब एक और बनाएंगे, ये जो तीसरा हमारा पैकेज रहेगा, टेस्ट सेव ऑब्जेक्ट नाम का, इसमें क्लास रखेंगे और इसी क्लास में वो डाओ जैसा ये परफॉर्म करेगा, इसी में परसिस्टेंस लॉजिक रखेंगे और इसी में हम रन करवाएंगे, इसी में हमारा मेन मेथड होगा। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक क्लियर होगा तो बस क्लियर है। तो ये देखिए हमारा एंटिटी क्लास होता है इस तरीके से, है ना, बिन प्रॉपर्टीज़, ये एंटिटी क्लास हो जाएगा और यहाँ पर गेटर सेटर होगा, तो जावा बिन की जैसा बिहेव किया। ये हमारा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक। अब हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ज़रा समझिए प्यार से एक और चीज़, जो भी हम हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे इसमें इतना दूर छोड़ दीजिए, अब ऊपर वाला लाइन समझते हैं जो मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा। ये ऊपर का 4 लाइन जो है क्या डिनोट कर रहा है, DTD इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सबसे पहली बात DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। DTD या XSD ऐसे रूल्स होते हैं हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के लिए दिए गए हैं, या स्प्रिंग फ्रेमवर्क में भी दिए जाते हैं, या तरह तरह के और फ्रेमवर्क्स में भी दिए जाते हैं, ताकि आप XML में उन टैग्स का प्रॉपर यूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अंकित है, मैं दूसरा पर्सन हूँ, आप राहुल हैं, आप दूसरा पर्सन है, आप राज हैं, आप दूसरा पर्सन है, प्रिया दूसरी पर्सन है, हर कोई एक अपना अलग अलग भाई आदमी है, अपना आप अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन है। अगर वो कोड करने बैठता है तो समझिए, अगर वो डिफरेंट मल्टीपल अगर XML टैग्स का यूज, क्योंकि XML में टैग्स यूज होते हैं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में टैग्स का यूज होता है, तो मैं अंकित, मैंने लिख दिया अंकित, मेरा नाम ही फेवरेट है तो मैंने सब जगह अंकित लिख दिया, तो क्या आपको कल देखोगे तो समझ में आएगा? क्या मेरी जगह कंपनी में कल आप काम करोगे और वो कोड देखोगे तो क्या समझ में आएगा? तो डेवलपर्स के बीच ही कन्फ्यूजन हो गया। और आपका हाइबरनेट कितना समझेगा यार, कितना उसको कोड को पहले से स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, कि अंकित मतलब ये, चंदना मतलब ये, अमित मतलब ये, राहुल मतलब ये, प्रिया मतलब ये, राज मतलब ये, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है ना उतना करना। तो उसके लिए फिक्स रूल कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे डिसिप्लिन बना दिया गया, एक फिक्स रूल कर दिया गया, ताकि हर डेवलपर अब बस उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए बनाए, क्या, उस XML फाइल को। तो वो जो XML फाइल बनाएंगे, चाहे कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे, चाहे हम हाइबरनेट का मैपिंग फाइल बनाएंगे, दोनों जगह हम DTD लगाते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। DTD का रूल्स इंपोर्ट करते हैं, और वो रूल्स इंपोर्ट करने के लिए हमको 4-5 लाइन लिखना पड़ता है, जो ये लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन तो है, XML वर्जन है, वो XML वर्जन बता रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नीचे वाला लाइन जो है, लाइन नंबर 2 से इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक। तो ये बताता है आपका 2-3 लाइन क्या, DTD के बारे में, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन के बारे में। तो हाइबरनेट खुद DTD देता है, XSD रूल्स लिख करके दिया है कि हाँ भाई ये टैग्स अलाउड करेगा, ये टैग्स अलाउड नहीं करेगा। तो वो रूल कहाँ लिखे गए हैं, वही DTD फाइल्स में, DTD रूल्स में। तो वो DTD को इंपोर्ट करवाएंगे हम यही लिख करके कि हाँ भाई मुझे इस टैग का यूज करने का अलाउ करो, ये जो मैं टैग यूज कर रहा हूँ हाइबरनेट डैश कॉन्फ़िगरेशन, इसको यूज करने के लिए अलाउ करो। तो जब तक आप ये DTD नहीं लगाएंगे तब तक आप इसका यूज 100% नहीं कर सकते अच्छे से। अगर मैं इसमें अंकित डैश कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ तो ये नहीं समझेगा हमारा हाइबरनेट फ्रेमवर्क कि मैं उससे कॉन्फ़िगरेशन करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर हाइबरनेट डैश कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना पड़ेगा, और सारे डेवलपर्स को एक ही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, एक ही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। और ये कैसे आता है, ये आता है रूल्स से, जो रूल्स बनाता है DTD या XSD, XML स्कीमा डेफिनेशन या डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है।
ये हो गया। तो वी शुड कलेक्ट द DDD-XSD रूल्स, इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स फॉर क्रिएटिंग हाइबरनेट। ये हमको कहाँ से मिलेगा? तो ये वहाँ पर जहाँ हमारा हाइबरनेट का प्रोजेक्ट रहता है, हाइबरनेट का जो फाइल है पूरा जो हमने डाउनलोड किया है वो रहता है, वहाँ पर रहता है, या मैपिंग फाइल जो है, या मैपिंग फाइल का जो है, या जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल का DTD है वो इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ आपको पता चला आज बहुत अच्छे से, आई थिंक आपको पता चला होगा। और चलिए अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड को, ठीक। तो हम आ जाते हैं इक्लिप्स में, और हमने इक्लिप्स खोल रखा है यहाँ पे, और मैं यूज करता हूँ एक न्यू जावा का प्रोजेक्ट बनाऊँगा, और मैं जावा का प्रोजेक्ट बनाऊँगा और यहाँ नाम दूँगा proj1-save ऑब्जेक्ट। भाई यहाँ आ जाओ, सेव ऑब्जेक्ट। मैं जावा 11 यूज कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा आप भी जावा 11 या 8 भी यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं फिनिश करूँगा और मैं मॉड्यूल क्रिएट नहीं करना चाहूँगा, तो यहाँ पे डोंट क्रिएट मॉड्यूल का आ जाएगा। मॉड्यूल नेम मांग रहा है, मैं डोंट क्रिएट कर दे रहा हूँ, मुझे मॉड्यूल्स नहीं चाहिए। तो ये हमारा हो गया। अभी ये प्रॉपर जावा का एक प्रोजेक्ट रेडी है। इसमें मुझे इंजेक्ट करना पड़ेगा हाइबरनेट के जार फाइल्स जो हमने डाउनलोड किए हैं और एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो राइट क्लिक करके मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, ये स्टेप्स याद रखिएगा, जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तब भी आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। राइट क्लिक करके आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में, फिर आपको सर्च करना है, यहाँ देखिए जावा बिल्ड पाथ, फिर आपको जाना है लाइब्रेरीज टैग में, फिर आपको जाना है क्लास पाथ में, फिर आपको जाना है ऐड एक्सटर्नल जार्स में, और फिर आपको जाना है यहाँ पे जहाँ पे आपका वो जो भी आपका है हाइबरनेट का रिलीज, वो इसका लाइब्रेरी पड़ा हुआ है जो डाउनलोड करके आपने पढ़ा है। यहाँ रिक्वायर्ड में जाएंगे और रिक्वायर्ड में लगभग सारे के सारे को ऑल सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अभी भी हमारा एक चीज़ और मिसिंग है, JDBC का ड्राइवर, और वही ड्राइवर हमको काम करवाएगा, कनेक्शन बनाने में मदद करेगा। कनेक्शन कौन बना के देगा? JDBC का ड्राइवर। तो वो JDBC का ड्राइवर अपने अपने किसके अकॉर्डिंग, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग डाउनलोड होता है। तो मैं PostgreSQL यूज कर रहा हूँ, तो मैं PostgreSQL का ड्राइवर डाउनलोड किया हुआ हूँ ऑलरेडी, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा इसी क्लास पाथ में। तो क्लास पाथ पर क्लिक करूँगा, ऐड एक्सटर्नल जार्स पर क्लिक करूँगा, और मैं थोड़ा सा बैक जाऊँगा, और मैंने यहीं पर रखा है, देखिए PostgreSQL 42.3.6.4। इस पर मैं ओपन करूँगा और ये जार फाइल को अटैच कर दूँगा, और ये भी जार फाइल भी अटैच हो गया, और अप्लाई एंड क्लोज पर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए रेफरेंस लाइब्रेरीज का एक ऑप्शन आ जाएगा, इसको मैं एक्सपैंड करूँगा तो यहाँ पे सारा वही जार फाइल जो हमने अटैच किया है वो आ जाएगा। आ गया। नेक्स्ट हम 3 प्रैक्टिकल जो बनाएंगे, हम 3 पैकेजेस बनाएंगे। राइट क्लिक करके सोर्स में न्यू पैकेजेज, और पैकेज का नाम देते हैं com.coderx_ankit.ntt, ठीक है, NTT। ये नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, बट 3 नाम ठीक है, स्टैंडर्ड है। कॉम मतलब कंपनी, और फिर जो कंपनी का नाम, और फिर उसका पर्पस। तो एंटिटी के लिए एंटिटी पर्पस हो गया हमारा com.coderx_ankit. मैं यहाँ पर क्या रखना चाहूँगा, कन्फिग्रेशन CFGS, शॉर्ट में कन्फिग्रेशन। राइट क्लिक, न्यू, और पैकेज बनाऊँगा एक और com. यहाँ पर लिखूँगा coderx_ankit. और एंटिटी हो गया, कन्फिग्रेशन हो गया, ये हमारा रहेगा टेस्ट, जहाँ पे मैं टेस्टिंग का ऐप लिखूँगा, जो मतलब कोड लिखूँगा वो। तो कन्फिग्रेशन में सबसे पहले कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास है SQL डेवलपर, आप DBweaver, PG4 एडमिन कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट मैं अगेन रिकमेंड करूँगा कि SQL डेवलपर आप यूज कीजिए। और ये SQL डेवलपर जो है यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ, और पहले तो मैं PostgreSQL का जो ये है वो यूज करता हूँ, PSQL। जरा देखते हैं, PSQL है हमारा, और PSQL जो है इसमें आते हैं, और यहाँ पर एंटर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, एंटर 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 एंटर। यूजर नेम, पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। डेटाबेस के लिए हम लिस्ट करते हैं, तो मेरे पास है एक HBDemo नाम का डेटाबेस, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप डेटाबेस HB-demo, ठीक है। मैं डेटाबेस ड्रॉप हो गया, अब मैं एल करूँगा, तो अभी बेसिकली नहीं है। आपके पास अगर ये नहीं है तो ठीक है, आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास नहीं है डेटाबेस, अब मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, आपको ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये हमारा खुला एसक्यूएल डेवलपर, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। फिलहाल इसको मिनिमाइज़ करते हैं और हम एक डेटाबेस बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम बनाएंगे डेटाबेस, लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस। पहले डेटाबेस आपको बना लेना है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम लिखिए हाइबरनेट डेमो HB_डेमो। वो जो मैंने डिलीट किया उसी नाम से मैं बना लेता हूँ, HB डेमो। जरा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए आराम से जब हम देखेंगे तो क्रिएट डेटाबेस क्वेरी चला हमारा, और हम एक काम करते हैं, लिस्ट करते हैं ज़रा डेटाबेस को। तो नीचे आइए, फ्रेश करते हैं। HB डेमो हमारा एग्जिस्ट हो गया, इसको क्लोज कर लेंगे। HB डेमो नाम से हमने डेटाबेस एक बनाया, पहले जो था मैंने उसको डिलीट किया, बस ये दिखाने के लिए कि आपको बनाना कैसे है पोस्टग्रेसक्यूएल में। तो क्रिएट डेटाबेस का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक, यहाँ आते हैं और ओरेकल में सबसे पहले हम चीज़ों को देखेंगे और चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आप फाइल में जाएंगे और क्लिक करेंगे न्यू पर। अब यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन आएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप ओके कर देंगे और डेटाबेस कनेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे खुलेगा और यहाँ नेम देंगे। सबसे पहले हम यही करेंगे, अभी तक कोड करना हमने शुरू नहीं किया। यहाँ हम नेम में क्या देंगे, इस नेम में हम डालेंगे, इस कनेक्शन के लिए नाम डालेंगे। तो मैं लिख देता हूँ हाइबरनेट कनेक्शन। ठीक है, और डेटाबेस टाइप में ओरेकल नहीं चूज करेंगे, क्योंकि ओरेकल मैं यूज नहीं कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ पोस्टग्रेसक्यूएल। अगर आपका भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर देखिएगा, जो इंस्टॉलेशन पार्ट है इसमें जो अटैच है इंस्टॉलेशन पार्ट वाला, वो देखिए। उसमें मैंने बताया कि ये पोस्टग्रेसक्यूएल यहाँ पर ऑप्शन कैसे आएगा। ये पोस्टग्रेसक्यूएल आया, यहाँ यूज़र नेम डालूंगा। यूज़र नेम है मेरा पोस्टग्रेस फिलहाल। ठीक है, पासवर्ड मैंने रूट ऑलरेडी चूज कर रखा है, सेव जो लोकल मशीन पे है मैं सेव करवा दूंगा। देखिए लोकल होस्ट है 5432 है। डेटाबेस को चूज करना है जो हमने अभी बनाया है। चूज डेटाबेस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे डेटाबेस हैं। इस पर क्लिक करके HB डेमो जो हमने अभी बनाया उसको चूज कर लूँगा। एक बार स्टेटस चेक कर लूँगा कि कनेक्ट होता है कि नहीं, वो टेस्ट करूँगा। यहाँ देखिए अभी ब्लैंक है, यहाँ स्टेटस टेस्ट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा टेस्ट पर तो स्टेटस सक्सेस आ जाएगा। इसका मतलब सब कुछ सही है, हम कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट किया मैंने। अब जैसे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक प्लस का सिंबल दिखाई देगा और ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा और HB डेमो पर जो हमारा डेटाबेस है इस पर क्लिक करूँगा और पब्लिक पर क्लिक करूँगा और पब्लिक टेबल्स, ये जो टेबल है अभी इसमें कोई टेबल नहीं है। रिफ्रेश करूँगा तो कोई टेबल है नहीं। तो सबसे पहला हमारा ये काम होगा कि हम इसमें टेबल बनाएं। कोड करने से पहले ये सब मैं कर ले रहा हूँ ताकि बाद में हमको दिक्कत ना आए। आप भी वैसे ही कीजिएगा जब कोड कीजिएगा। तो हम इसमें टेबल बनाने के लिए एक क्वेरी चलाएँगे। फ़िलहाल देखिए, अब आप बोलेंगे कि आप तो बोले थे क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी हाइबरनेट में। भैया नहीं लिखनी पड़ेगी, वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप हाइबरनेट से डायरेक्ट टेबल बनाएंगे। पर ये हमारा फर्स्ट सेशन है, प्रैक्टिकल है, तो मैं इसमें ऑब्जेक्ट को पहले इंसर्ट करवाना सिखा रहा हूँ। तो पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं और टेबल बनाने के लिए मेरे पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी मौजूद है। और स्क्रिप्ट जो मौजूद है मेरा के फ्रेमवर्क में DB स्क्रिप्ट में, और ये मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और इसको मैं आपको दे दूँगा। आप चेक कर लेना, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक क्या मैं डिस्क्रिप्शन में लिख ही दूँगा। ठीक है, वर्कशीट में जाऊँगा, इस वर्कशीट में इसको पेस्ट करूँगा और इस प्ले बटन पर, रन बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो एक देखिए टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसको ज़रा अपर करते हैं ऊपर और प्रोडक्ट क्रिएटेड आ गया ना, टेबल प्रोडक्ट क्रिएटेड। अब छोटा छोटा दिख रहा होगा यार, मैं एक मैग्नीफायर लाता हूँ यहाँ से। क्या दिख रहा है, ये मैंने टेबल चलाया और यहाँ पर इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ देखिए टेबल है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा अब इसमें प्लस बटन का आ गया, प्लस बटन पे आया तो ये देखिए प्रोडक्ट आ रहा है। अब इस प्रोडक्ट में मैंने देखिए PID को सेट कर रखा होगा एज अ प्राइमरी की। ठीक है, तो वो दिखाएगा आपका। बट यहाँ पे जो है, यहाँ आते हैं और यहाँ देखते हैं डेटा जो है हमारा मॉडल। आप मॉडल पे क्लिक करेंगे तो मॉडल वाइज दिखाएगा और काफ़ी सारा चीज़ आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसमें हम आ जाते हैं और देखिए इसमें प्राइमरी की है, मॉडल दिखा देगा डेटाबेस का। तो ये देखिए प्राइमरी की लगा हुआ है PID पे, PID हमारा प्राइमरी की है। तो हम अभी डेटा में जाते हैं तो डेटा तो कुछ है नहीं, तो ब्लैंक है हमारा। ठीक, अब ज़रा मैं मैग्नीफायर बंद करता हूँ तो ये हो गया हमारा। इसको मिनिमाइज या क्लोज कर देते हैं, कोड करते हैं वापस। इसको
ऐसे क्लिक करते हैं और इक्लिप्स खोलते हैं। अब यहाँ से हम सब कुछ करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे एंटिटी क्लास जो हमको सेव करना है, बाद में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्लास मैं सेव करवाना चाहता हूँ एक प्रोडक्ट को जिसका नाम है product.java। ठीक, यही हमारा एंटिटी क्लास हो गया। इसी क्लास को हम क्या बोलेंगे, एंटिटी क्लास और परसिस्टेंस क्लास और डोमेन क्लास और मॉडल क्लास। ग्रेट ग्रेट। इसमें इस प्रोडक्ट का क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखना है वो वेरिएबल में हो जाएगा स्टोर। जैसे मैं ले लूँगा प्राइवेट इंट आईडी या PID प्रोडक्ट आईडी। ग्रेट। मैं लेता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग p नेम प्रोडक्ट का नाम, प्राइवेट फ्लोट क्वांटिटी हो गया कितना क्वांटिटी है, प्राइवेट फ्लोट प्राइस, क्या प्राइस सेट हो गई। अब इसको सेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, गेटर्स एंड सेटर्स। यस और नो। गेटर सेटर बनाने के लिए राइट क्लिक करके मैं सोर्स में जाऊंगा और यहाँ पर गेटर सेटर जनरेट कर दूंगा। गेटर सेटर सेलेक्ट ऑल और जनरेट कर लूँगा तो गेटर सेटर बन जाएगा, जिससे वैल्यू मैं गेट और सेट कर लूँगा। ये इसको कट करके मैं इस कमेंट को ऊपर लिख देता हूँ ताकि पता चले, गेटर एंड सेटर्स। ठीक है, सेट हो गया। ये क्या इसको बोल रहे होंगे हम, बीन प्रॉपर्टीज़, जावा बीन जैसा है तो इसकी बीन की प्रॉपर्टीज या एंटिटी का प्रॉपर्टीज। इसको आपको मन है तो आप इम्प्लीमेंट्स करवा दीजिए, वैसे रिकमेंडेड रहेगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। ठीक है, सीरियलाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो अलग है, बट अभी हम लोग इसको बस ये करवा देते हैं इम्प्लीमेंट, और ये इंपोर्ट हो गया। एंटिटी क्लास बन के रेडी है, कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद एंटिटी क्लास में अभी आपको एंटिटी क्लास बन के तैयार है हमारा। क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम इसमें हमें क्या बनाना है, मैपिंग फाइल बनाना है और हम इसी एंटिटी पैकेज में बनाएंगे। तो न्यू में जाएंगे, अदर पर क्लिक करेंगे। अदर पर क्लिक करने के बाद XML में जाएंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नाम दूंगा प्रोडक्ट, कैपिटल PRODU product.hbm, जैसा मैंने आपको बताया था HBM दे देंगे ताकि उससे लगे कि हाँ हाइबरनेट का मैपिंग फाइल है। hbm.xml फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो वर्सन है वो वर्सन आ गया जो हमारा था। यहाँ पे हमें क्या इंपोर्ट करवाना था, DTD रूल्स, इंपोर्ट DTD रूल्स है ना, इंपोर्ट DTD रूल्स। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अब इंपोर्ट करवाने के लिए DTD रूल्स को क्या करना पड़ता है वो देखिए। ये खुद से तो इंपोर्ट होगा नहीं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, वो DTD का रूल्स। तो मैं सर्च करूँगा और यहाँ लिखूँगा, यहाँ मैं हाइबरनेट DTD रूल्स। ठीक है, अब मैं लिख दूँगा हाइबरनेट DTD रूल्स और मैं बस हाइबरनेट DTD लिखता हूँ, एक्चुअली रूल्स भी हटा देता हूँ। तो आएगा इंडेक्स ऑफ DTD हाइबरनेट, इस पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें फाइल्स होंगे, 2 फाइल्स। एक फाइल का नाम है, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन -3.0 DTD, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन .3.0 DTD। इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। नीचे में आ जाएंगे हम हाइबरनेट मैपिंग .DTD, क्योंकि दोनों चाहिए आपको, कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए DTD और मैपिंग भी। ध्यान रखिएगा 3.0 DTD यूज करेंगे। तो बस क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास देखिए डाउनलोडेड है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कैंसिल करता हूँ अभी फ़िलहाल और इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। मैं जाता हूँ डाउनलोड के सेक्शन में अपने, और ये डाउनलोड का सेक्शन जो है ज़रा देखिए, इसमें मेरे पास होगा अवेलेबल, और वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है थोड़ा ये DTD। अभी फ़िलहाल मुझे मैपिंग फाइल की ज़रूरत है तो राइट क्लिक करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको कट कर लेता हूँ। कट करके मैं इसको कहाँ पेस्ट करता हूँ, अपने उस हाइबरनेट के पास, यहाँ पे DTD को। अब इसको मैं राइट क्लिक करके कर देता हूँ ओपन विथ नोटपैड, और ये कॉन्फ़िगरेशन का खुल गया। सॉरी, मुझे अभी मैपिंग फाइल की ज़रूरत है, ओपन विथ नोटपैड। अब यही DTD रूल्स जो हैं ये इंपोर्ट करूँगा मैं, और ये देखिए इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है तो पूरा नहीं मुझे लेना है, मुझे बस ये ऊपर के ये 3 लाइन लेने हैं। कॉपी कर लूँगा, ध्यान रखिएगा यही 3 लाइन लेने हैं बस,
कॉपी करूँगा, क्लोज करूँगा, मिनिमाइज करूँगा, यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। अब जैसे मैं ये पेस्ट किया तो इसका मतलब DTD इंपोर्ट हो गया है। अब हम टैग्स यूज कर सकेंगे जो इस DTD रूल्स में अलाउड हैं। फॉर एग्जांपल हाइबरनेट मैपिंग, ये देखिए टैग्स भी आने लगा। तो हाइबरनेट मैपिंग के लिए हाइबरनेट मैपिंग टैग यूज करेंगे। अब यही मैपिंग में जो हमारा यहाँ पे था मैपिंग फाइल का, अगर मैं आपको डेमो दिखाऊँ, एक मैपिंग फाइल का रेप्लिका कहाँ चला गया हमारा भाई, मैपिंग फाइल, ये रहा हमारा मैपिंग फाइल का रेप्लिका। तो ये देखिए DTD हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब क्लास देना पड़ेगा, ID डालना पड़ेगा, उसका नाम उसके हिसाब से डालना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे क्लास, ठीक है। कौन से क्लास का, यहाँ पर एंटिटी क्लास को हमको कॉन्फ़िगर करना है या मैप करवाना है। क्लास में एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे नेम, क्लास का नाम डालेंगे जो होगा फुल्ली क्वालिफाइड नेम, मतलब कौन से पैकेज में वो प्रेजेंट है वो भी। तो एंटिटी जो है प्रोडक्ट डॉट जावा, ये है कॉम डॉट, कहाँ है कॉम डॉट कोडर एक्स, आप अपने हिसाब से डालेंगे कोडर एक्स अंकित डॉट एंटिटी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने डाल दिया नेम। अब टेबल आपको डालना है ना, कि कौन सा टेबल का नाम है डेटाबेस में। तो ज़रा देखिए ध्यान से, क्या टेबल एट्रीब्यूट का यूज किया गया है? बिल्कुल किया गया है। हम यूज करेंगे टेबल का क्या नाम है, तो टेबल का नाम भी इक्वल टू करके इस डबल कोटेशन के अंदर, ध्यान रखिए सेम टेबल का नाम देंगे जो यहाँ है। तो प्रोडक्ट है तो स्मॉल है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट। ये हो गया। इस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको अब हम लोग ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्राइमरी की है उसको ऐड करने के लिए, उसको प्राइमरी की लगाने के लिए ID एट्रीब्यूट, ये ID टैग का यूज करता है। अब ID टैग का यूज करेंगे तो नेम डालना पड़ेगा, और नेम में क्या डालना पड़ेगा, इस नेम के जगह मुझे उस प्रॉपर्टी का नाम डालना है जिस पर मुझे ID टैग लगाना है, वो एट्रीब्यूट प्राइमरी की लगाना है। तो प्रोडक्ट एंटिटी में जाता हूँ और इस एंटिटी में PID नाम का वो है प्रॉपर्टी है, तो मैं डालूँगा PID। ग्रेट। मैं लिखूँगा कॉलम, और कॉलम इक्वल टू जो भी हमारा कॉलम है PID नाम का ही कॉलम होगा, मैंने वही बनाया है। ये PID नाम का कॉलम है, मैं आपको मैग्नीफाई करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मैग्नीफायर PID नाम का है, यस और नो, यस। इसको ये करते हैं और आ जाते हैं अपने इसमें, इसको मिनिमाइज करते हैं। PID हमने डाल दिया, ठीक है। अब बस ये ID खुद से वो जो हम सेट करेंगे वो जनरेट हो जाएगा, ठीक। यहाँ हम डालेंगे अब प्रॉपर्टी टैग का यूज इसलिए करेंगे कि जो बचे हुए प्रॉपर्टीज हैं, ये ID था, ID का मतलब प्राइमरी की, तो प्राइमरी की हमने लगा दिया। अब बचे हुए जो चीज़ें वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। नेम में प्रॉपर्टी का नाम डालेंगे, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारा, P नेम, यस और नो। तो बिल्कुल सेम रखेंगे नेम में P नेम। यहाँ पर कॉलम का नाम डालेंगे, कॉलम का नाम भी हमारा है P नेम। चलो देखिए इसको, इसमें क्या हमने कॉलम का नाम P नेम रखा है, प्राइस रखा है और क्वांटिटी रखा है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। एक प्रॉपर्टी हमारा सेट हो गया। फिर हम सेट करेंगे प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स हमारा और क्या था, क्वांटिटी कॉलम इक्वल्स QTY, यस और नो। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी टैग क्लोज हुआ। हर एक प्रॉपर्टी के लिए इस तरीके से आपको एक एक टैग यूज करना है, ठीक है। हर एक प्रॉपर्टी के लिए इंडिविजुअल एक एक टैग। तो अगला है हमारा प्राइस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइस, और कॉलम में क्या है हमारा वो मैं चेक कर लूँगा एक बार और आपको बता दूँगा। इक्वल्स कॉलम में जो हमारा कॉलम में है वही रहेगा, प्राइस है ओनली, तो मैं यहाँ पे प्राइस लिख दूँगा, यहाँ पर प्राइस लिख दिया, ठीक है। लीजिए प्रॉपर्टी टैग हो गया क्लोज। जो हमने यूज करना था वो हमने यूज कर लिया यहाँ से। बस ये मैपिंग फाइल हो गया हमारा रेडी। इसको मैं सजा देता हूँ, थोड़ा स्पेस जो है उसको ख़त्म करके। ध्यान से देखिए इसके स्ट्रक्चर को। हाइबरनेट मैपिंग टैग के अंदर यूज हुआ है क्लास, ताकि इससे पता चल रहा है कि हाँ हाइबरनेट का मैपिंग कर रहे हैं, और इसके ऊपर DTD का रूल इंपोर्ट किया गया है, राइट। इसको सेव करते हैं और लेट्स मूव। और यहाँ ज़रा देखते हैं हम अपने रेप्लिका वाले में। तो मेरा रेप्लिका कहाँ है भाई, इसमें और कुछ है नहीं है,
ठीक है, क्लास हमारा क्लोज है, हाइबरनेट मैपिंग क्लोज है। ये क्या बन गया, हमारा हाइबरनेट का मैपिंग फाइल रेडी हो गया। अब इन सब से क्या मतलब हो रहा है, इस क्लास के मतलब ये जो एंटिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल से। इसमें आईडी जो हम प्राइमरी की से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी का रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ करवा रहे हैं, इसके कॉलम में जो भी ये है कॉलम है इसके टेबल में उससे, राइट। इसको मिनिमाइज करते हैं एसक्यूएल डेवलपर को, और यहाँ आ जाते हैं, और ये हमारा रेडी है एंटिटी का। अब आते हैं हम थोड़ा सा कन्फिग्रेशन में, और कन्फिग्रेशन करते हैं और यहाँ लिखते हैं एक फ़ाइल बनाते हैं अगेन अदर, और XML फाइल, और नेक्स्ट करते हैं। और ध्यान से समझिए, यहाँ पे हम जो नाम देंगे बिल्कुल hibernate.cfg.xml डालेंगे, सेव करेंगे, और ये भी हमारा XML फाइल बन के रेडी हो गया, ठीक है। XML hibernate configuration.xml। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, import DTD रूल्स, यस और नो, इंपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ताकि हम टैग्स को यूज कर सकें। अब एंटर लेंगे और यहाँ पर जो DTD रूल्स है उसको लगाएंगे। तो इस बार कन्फिग्रेशन का लगाना है, तो ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास है, देखिए दोनों अलग अलग है। कन्फिग्रेशन का है तो राइट क्लिक करके मैं रीनेम करूँगा, या नोटपैड में पहले खोलूँगा और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मुझे ये 3 लाइन ऊपर से कॉपी करने हैं, कॉपी, क्लोज, पेस्ट दिस, सेव इट। ये हो गया रेडी हमारा। अब यहाँ पर हमें कन्फिग्रेशन करने के लिए एक टैग है हाइबरनेट कन्फिग्रेशन। इसके अंदर एक टैग होगा हमारा सेशन फैक्ट्री। अब क्यों सेशन फैक्ट्री यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है सेशन फैक्ट्री का पूरा पूरा अच्छे से सिखाया है सेशन फैक्ट्री क्या होता है, तो आप उसको देखिए। अब यहीं पर हम यूज करेंगे सारा का सारा प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के नेम में हम क्या डालेंगे, ऐसे लिख करके प्रॉपर्टी का नेम, क्या प्रॉपर्टी का नाम है भाई, तो प्रॉपर्टी का नाम है हमारा हाइबरनेट डॉट, ठीक है, हाइबरनेट डॉट, और आप क्या डाल सकते हैं, कनेक्शन डॉट ड्राइवर स्लैश क्लास, ऐसा करके। यहाँ आप देख सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा रेप्लिका मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा रेप्लिका देखना है इंटरनेट पर, तो आप सर्च करेंगे यहाँ पर लिख करके हाइबरनेट और कन्फिग्रेशन, और अगर आप लिखें सैम्पल्स तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ जाइए आप कहीं पे सैम्पल्स देखिए, मैं आपको क्या दिखाऊं भाई, हाइबरनेट कन्फिग्रेशन सैम्पल्स, और मैं दिखाता हूँ डॉक्स से निकालता हूँ एक्चुअली। XML कन्फिग्रेशन फाइल जो है ये डॉक्स, देखिए ज़रा, ये देखिए, सर्च कीजिए आराम से, देखिए इन चीज़ों को, ये आपका डॉक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या हमने यहाँ तक कर लिया है, सेशन फैक्ट्री भी कर लिया है, ये नेम वो सब छोड़िए, यहाँ से देखिए प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी नेम में हम लिखेंगे हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट डेटा सोर्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इसमें है अभी, तो मैं एक काम करता हूँ, और कोई दूसरा है तो मैं वो निकालता हूँ, ताकि वो रेड हैट पर है एक हमारा, तो ये कन्फिग्रेशन में मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इस पर जो हमारा होगा वो थोड़ा और हम उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है उसकी, डॉक्स पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है। तो हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास, ठीक है। प्रॉपर्टी का क्या नाम है, हाइबरनेट डॉट, यहाँ हम यूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ हम यूज करेंगे हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास। इससे क्या होता है कि जो ड्राइवर का क्लास है उसका कनेक्शन हम देंगे। अब ये ड्राइवर का क्लास हर अपने अपने उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो मेरा पोस्टग्रेसक्यूएल है तो पोस्टग्रेसक्यूएल में यही नाम होता है। आपको सर्च करना पड़ेगा, माई सीक्वल है तो आपको सर्च करना पड़ेगा माई सीक्वल, यहाँ पर जाकर के JDBC जार, आपको ऐसे सर्च करना पड़ेगा माई सीक्वल JDBC जार। अब ये JDBC जार, और वैसे भी नहीं, आपको सीखने का पड़ेगा JDBC ड्राइवर, ड्राइवर क्लास नेम। अब आप यहाँ पे जाएंगे क्लास नेम, तो आपको वहाँ पर जा कर के देखिए ये com.mysql jdbc.driver ऐसा लिखना पड़ेगा। तो वो वाला जो वैल्यू है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर, इसमें। अब यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर वैल्यू जो है वो डाल देंगे, तो हमारा जो है सही है। अभी यहीं पर जो था हमारा org डॉट, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ से कॉपी करके कर लिया इसको पेस्ट। पोस्टग्रेसक्यूएल है, मैं इसलिए पोस्टग्रेसक्यूएल यूज़ कर रहा हूँ। एक प्रॉपर्टी सेट हो गया JDBC का, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करते हैं दूसरा,
प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स, और यहाँ पर क्या नेम में डालेंगे, तो देखिए नेम में जो प्रॉपर्टी का नाम है कनेक्शन डॉट URL डालेंगे, जो भी कनेक्शन है का URL है हमारा वो डालेंगे। तो कनेक्शन का URL डालने के लिए आपको ये भी URL उसी तरीके से सर्च कर लेना आपके डेटाबेस के अकॉर्डिंग। मैं PostgreSQL का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यही डालूंगा और कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। अब इसमें कुछ एडिट करूँगा और वो एडिट ये करूँगा कि मैं इसको लोकल होस्ट पर पोर्ट नंबर डाल दूंगा 5432 और यहाँ पर डेटाबेस का नाम डाल दूंगा मिटा करके अपना डेटाबेस का नाम जो मेरा है HB_demo है ना, HB_demo ही तो है, ये देखिए HB_demo राइट, ये वाला। तो ये हमने कर दिया। तो अब ये भी प्रॉपर्टी हमारा हो चुका है रेडी और इसको करेंगे सेव और सही है ये, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारा हो गया रेडी। और नेम जो है, अरे गलत हो गया, 1 मिनट, हमने क्या ऐड कर दिया, हमने वैल्यू डाल दिया यार। देखिए ध्यान रखिएगा ताकि आपसे भी गलती ना हो। हमने ये वाला डाला, हमें प्रॉपर्टी का नाम डालना है, ये कॉपी करूँगा मैं ये वाला। और दोस्त एक चीज़ करता हूँ मैं कहाँ आ गया, SQL में नहीं, मुझे इक्लिप्स में जाना है भाई। मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर इसको पेस्ट करता हूँ और ये जो है इस वैल्यू को, ये इसका वैल्यू है तो मैं इसको यहाँ वैल्यू इसके बीच में रहेगा और प्रॉपर्टी का नाम नेम एट्रीब्यूट के पास रहेगा। तो प्रॉपर्टी के नाम में जो वैल्यू है वो ये लग जाएगा। तो ये हमारा लग गया, ठीक है, प्रॉपर्टी भी हमारा क्लोज हो गया। थोड़ा इसको मिनिमाइज करते हैं ताकि हमारा और अच्छे से दिखे। प्रॉपर्टी लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नेम, हम इसमें क्या यूज करेंगे, और इसमें जो प्रॉपर्टी नेम है भाई, नेम इक्वल्स हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट यूजर का नेम पूछेगा, जो डेटाबेस का नाम है। तो मेरा डेटाबेस का नाम है पोस्टग्रेस, ठीक, और यूज़र नेम है, मतलब डेटाबेस का नाम तो हमारा HB_demo है। हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी टैग, नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं, नेम में यूज करेंगे हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट, इस बार हम डालेंगे पासवर्ड, ठीक है, और पासवर्ड में जो है हमारा रूट है ऑलरेडी, इसको सेव कर लेंगे। अब ध्यान से समझिए, जो आपका है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब डायलेक्ट लिखना हमारे लिए ऑप्शनल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है डायलेक्ट लिखना ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ से वो डायलेक्ट खुद ब खुद उठा लेगा इस ड्राइवर क्लास से, ठीक। इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ आता हूँ, और डायलेक्ट मैंने आपको बताया कि वो लिखना है। अब ये सब जो है बाकी नीचे मिन मैक्स सब के सब ऑप्शनल है इसके बाद, ठीक है। तो सब के सब जब ऑप्शनल है तो इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ आते हैं। ये रेडी हो गया हमारा क्या, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। पर ठहरिए, क्या मैंने आपको बताया था कि इस मैपिंग फाइल का नाम कहाँ डालना पड़ेगा, ये जो product.hbm.xml है उसको हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, राइट। तो हम उसको डालेंगे, ठीक नीचे आ जाएंगे सेशन फैक्ट्री में, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको रेप्लिका दिखाऊँ एक मैप इसका, देखिए सेशन फैक्ट्री टैग के अंदर मैपिंग रिसोर्स लिख करके डाला हुआ है, सर नो डाला हुआ है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे डालूंगा, एक टैग का यूज करूँगा, प्रयोग करूँगा मैपिंग का, और इसके पास एक रिसोर्स नाम का एट्रीब्यूट है जो रिसोर्स दूंगा। तो ये रिसोर्स मुझे दूंगा लोकेशन के अनुसार। तो ये है कॉम, इस बार डॉट नहीं लगाऊंगा, इस बार लगाऊंगा स्लैश, क्योंकि मैं रिसोर्स दे रहा हूँ। तो रिसोर्स जब भी लोकेट करेंगे तो स्लैश से करेंगे, कॉम डॉट कोडर एक्स अंकित स्लैश एंटिटी स्लैश, फिर नाम है इसका प्रोडक्ट डॉट HBM डॉट, अब नाम डालेंगे HBM.xml, ठीक है। ये हमने कर दिया क्लोज, मैपिंग फाइल को भी, मैपिंग इसको भी, ठीक है। लीजिए, तो ये हमारी हो गई मैपिंग रेडी, ये रिसोर्स में है और डिक्लेयर्ड फॉर एलिमेंट टाइप मैपिंग, सही तो है हमारा, ठीक है। मैपिंग भी हमने कर दिया क्लोज और रिसोर्स भी हमने बना दिया। यहाँ पे देखिए मैपिंग रिसोर्स जो हमने बनाया, ठीक है। तो सही है हमारा हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में सेशन फैक्ट्री के अंदर। और ये ऐसा क्यों बोल रहा है भाई कि, एक मिनट इसको फिक्स कर लेते हैं। बहुत कॉमन सा हमारा मिस्टेक था, देखिए यहाँ पे जो है रिसोर्स लिखा हुआ है, तो ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, मैं इसको ठीक करूँगा रिसोर्स लिख करके। अब ये सेव करूँगा तो एरर हमारा चला गया।
और सब कुछ सही है। और एक चीज़ और हम मुझे मिला कि यहाँ पर देखिए हाइबरनेट का स्पेलिंग मैंने थोड़ा गलत कर दिया है, ई छोड़ दिया है, तो राइट क्लिक करके मैं ये भी ठीक कर लूँगा। कहाँ गया हमारा भाई, रीफैक्टर रीनेम, तो मैं इसमें ई लिख दूँगा और इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, अब लीजिए ये मैंने किया हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन.xml। अब ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी रेडी है, इसको क्लोज करते हैं, product.java क्लोज करते हैं, HBM क्लोज करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। अब टेस्ट में आते हैं और यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊँगा और जिसका नाम लिखूँगा मैं सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट। अब यही हमारा एज अ डाउ बिहेव करेगा और यहाँ पे देखिए मैं लिखूँगा परसिस्टेंस लॉजिक। सबसे पहले मैं लिखूँगा मेन मेथड अपना, क्योंकि यहाँ से हमारा कोड चलना शुरू करेगा। मेन मेथड में मुझे सबसे पहले हाइबरनेट को एक्टिवेट कराना है, उसके लिए 3 ऑब्जेक्ट चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन, सेशन फैक्ट्री, सेशन का ऑब्जेक्ट पढ़ा रखा है मैंने आपको, तो वो सबसे पहले मुझे कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर भाई मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन का एक इंटरफेस है org.hibernate में, कॉन्फ़िगरेशन org.hibernate कॉन्फ़िगरेशन कहाँ गया org.hibernate.cfg इक्वल्स कर दूंगा नल, और बाद में मैं इसको यहाँ पर यूज कर लूँगा cfg इक्वल्स न्यू कॉन्फ़िगरेशन। नॉट इंटरफेस नहीं है यार, ये क्लास है, सॉरी अगर मैंने इंटरफेस बोला हो तो ये क्लास है एक्चुअली पूरा, तो इसको ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। अब इसके पास एक मेथड होता है बिल्ड सेशन फैक्ट्री का, cfg.build सेशन फैक्ट्री। ये क्या देता है, ये देता है सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट, और सेशन फैक्ट्री होता है एक इंटरफेस। तो मैं ले लेता हूँ सेशन फैक्ट्री या सेशन फैक्ट्री इक्वल टू नल। अब यहाँ पर इस सेशन फैक्ट्री के रेफरेंस वेरिएबल में हम इसको डाल देते हैं सेशन फैक्ट्री इक्वल्स बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, हमने सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट भी दे दिया। अब मुझे चाहिए इस सेशन फैक्ट्री में एक मेथड होता है ओपन सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। ये क्या देता है, सेशन का ऑब्जेक्ट। तो एक सेशन का मैं सेशन इंटरफेस का जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। सेशन आ गया हमारा, सेशन इक्वल्स नल। ठीक, ये आ गया हमारा नल, और यहाँ पर हमने सेशन में रख दिया इस ऑब्जेक्ट को, सेशन। अब ये हमारा सेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे एंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट। एंटिटी हमारा क्या है, प्रोडक्ट, क्योंकि डेटा हमको सेट करना है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, ये बस मैं एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूँ कि सब वेरिएबल को मैं पहले नल कर ले रहा हूँ। प्रोडक्ट वाले वेरिएबल को, प्रोडक्ट वाले को भी मैं कर लूँगा नल, ऐसे इंपोर्ट करके नीचे आता हूँ, एंटिटी में आता हूँ और यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट, इसमें न्यू प्रोडक्ट को डाल दीजिए। लीजिए अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया डॉट सेट PID, जो इसका ID है वो सेट करते हैं। सबसे पहले 1 लिख देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट डॉट सेट P नेम, तो नेम सेट हो जाएगा, और नेम में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हम डाल देते हैं लेट्स से मदरबोर्ड। हमारा मदरबोर्ड जो है वो सेट करते हैं, सेव करते हैं। प्रोडक्ट डॉट सेट प्राइसिंग थी इसकी, सेट प्राइस या सेट क्वांटिटी, फ्लोट में डालना है वैल्यू, फ्लोट लिया है हमने क्वांटिटी इसमें एंटिटी में, तो प्राइस 11,000 रुपये है, 00F फ्लोट। प्रोडक्ट डॉट सेट क्या करने हैं हमें, क्वांटिटी लेट से हमें सेट कर दिया हमने 100F, सेव किया। अब जो सेशन का सेव मेथड है वो चलाते हैं, यहाँ पर करते हैं सेविंग द ऑब्जेक्ट। तो सेव ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए सेशन के पास एक मेथड होता है डॉट सेव, ये सेव मेथड, यहीं पे एंटिटी आएगा। तो एंटिटी क्या है आपका, प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट हम यहाँ डाल देंगे। यही इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है, यही लाइन इंपॉर्टेंट है सेव करने का। अब इसका इंटरनली वर्किंग भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये वीडियो खुद ब खुद लंबा हो गया है इतना बताते। राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ। क्या अब सेव हो गया होगा, ज़रा देखते हैं। राइट क्लिक करके मैंने किया रन, और इसको ज़रा कंसोल को रन करने देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। तब तक देखिए सब कुछ चला। पोस्टग्रेस SQL का डायलेक्ट भी इसने खुद से उठाया है,
ज़रा मैं चेक करता हूँ, अपना खुला हुआ है ये हमारा, और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है ना। ये प्रोडक्ट में अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो कोई भी डेटा अभी नहीं है, तो अभी कोई भी डेटा नहीं है, तो इसका मतलब अभी बस ये लेवल 1 कैशे में जाके स्टोर हुआ है। किसका? हाइबरनेट का। कैशे मेमोरी होता है हाइबरनेट के पास, वहाँ जाके स्टोर हो गया। इसको करने के लिए हमें करवाना पड़ेगा ट्रांजैक्शन का मदद लेना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन इक्वल टू हम कर देंगे पहले नल, और org.hibernate वाला ट्रांजैक्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है, परसिस्टेंस वाला नहीं, हाइबरनेट वाला इंपोर्ट करवाना है। नीचे आएंगे और नीचे मैं अब इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डालूंगा ताकि ये कोई हमको एरर ना दे। और ट्रांजैक्शन को ओपन करवाने के लिए मैं लिखूंगा सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। लीजिए ये बिगिन ट्रांजैक्शन हमारा कर दिया बिगिन। अब इसको मैं सेव करवाऊँगा। अब इसके बाद मैं इसको सेव करवाऊँगा, कट करके यहाँ मैं सेव करवाऊँगा। अब जब सब कुछ सेव हो गया होगा यहाँ से, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कहूँगा कि भाई ट्रांजैक्शन को कर दो कमिट। ट्रांजैक्शन जब यहाँ पे कमिट होगा तो ध्यान रखिए यहाँ पे ऑल नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन जो होता है RDBMS में, वो शुड बी कमिटेड। उसको पहले कमिट करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो डेटाबेस में सेव होगा। तो ट्रांजैक्शन पर कमिट होता है, ठीक। तो ट्रांजैक्शन हमने लगाया एक कमिट कोड, आगे इंटरनली बात करेंगे, अभी जैसे मैं कोड कर रहा हूँ करिएगा। ट्रांजैक्शन डॉट कमिट लिखा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, कैच कर लेता हूँ, और कैच हम लोग करते हैं हाइबरनेट एक्सेप्शन को, हाइबरनेट एक्सेप्शन। अब ये हाइबरनेट एक्सेप्शन आ गया हमारा e.print stack trace, है ना, प्रिंट स्टैक ट्रेस। यहाँ आ जाते हैं फाइनली, और फाइनली ब्लॉक में फाइनली एक बार चलेगा ही चलेगा। तो मैं कहूँगा कि भाई सेशन भैया सब कुछ काम हो गया है तो तुम कर लो क्लोज, और सेशन फैक्ट्री भैया आपका भी सब काम हो गया है तो आप भी हो जाइए क्लोज। तो ये मैंने कर लिया क्लोज। अब जैसे ही मैं लिखूँगा कमिट, तो यहाँ देखिए इसके बाद जो है सेव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज सेव्ड, ठीक ना, ऑब्जेक्ट इज सेव्ड। इसको सेव करते हैं और देखिएगा ऑब्जेक्ट इज सेव्ड दिखाई देगा आपको। जब ये ट्रांजैक्शन डॉट कमिट हो जाएगा तो चलेगा ही चलेगा। तो फॉर एग्जांपल हम इसको रन करवाते हैं, और रन करवाने के लिए गए हम सेव ऑब्जेक्ट टेस्ट में, रन कर देते हैं बस बटन से। रन किया, वेट कर लेते हैं, बस देखिए आराम से ऑब्जेक्ट इज सेव्ड लिख करके आया। ज़रा चेक करते हैं हमारा ऑब्जेक्ट वाकई में सेव हुआ है कि नहीं। रिफ्रेश करते हैं, जरा मैग्नीफायर में खोल लेता हूँ, जूम करके दिखाऊंगा आपको। वैसे तो सेव हो गया है, मैं जूम करके थोड़ा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या हमारा PID में 1 आ गया, P नेम में मदरबोर्ड आ गया, प्राइस में 11,000 आ गया, क्वांटिटी में 1.0 आ गया। यस और नो? आ गया ना। सेव हो गया कि नहीं हुआ डेटा सेव अच्छे से? जब सेव हो गया तो सही है। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो कॉन्ग्रेट्स, आपने फर्स्ट एप्लीकेशन जो है हाइबरनेट में वो डेवलप कर लिया। पहला प्रोजेक्ट आप सीख गए कैसे हाइबरनेट काम करता है और कैसे हाइबरनेट जो है आप एक इंसर्ट आप डेटा में करवा सकते हैं। सो इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका सेव हो जा रहा है और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेटा है वो सेव हो जा रहा है। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, और अब आप इसका प्रैक्टिकल खुद करेंगे, और नहीं समझ में आएगा तो यहाँ प्रैक्टिकल देखेंगे और करेंगे, राइट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डीपली और कवर करेंगे इन सब चीज़ों को कि इंटरनली कैसे काम कर रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, टेक केयर।